कायदे से मैं 5 साल से बोल रहा हूँ कि जो एडमिशन है वो काउंसलिंग से ही होता है और काउंसलिंग को छोड़ के कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर आपके पास कोई ऑफर भी कर रहा है आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड कर देना चाहिए। ये कोई मजाक नहीं है, 5.5 साल की कठिन तपस्या है। अगर प्राइवेट में पढ़ रहे हैं तब करोड़ों रुपए भी लग रहे हैं और इतना सब कुछ करके आपको रिस्क पे क्यों डालना बच्चे का करियर। बहुत बहुत थ्रेट्स आए, कुछ एक्टिविटीज़ भी हुई, लेकिन हमें कोई हार्म नहीं हुआ इस तरीके से। 90% कॉलेजेस हैं जिनकी पहली प्रायोरिटी है पैसा कमाना, जितना ज़्यादा मिल जाए उतना ले लेना है। हर साल ऐसे बहुत बच्चे मिलेंगे, वो बोलेंगे सर आपकी पेड काउंसलिंग ले लूंगा तो सरकारी सीट मिल जाएगी और हम उनको बोल देंगे बेटा अगर मेरिट नहीं है ना तो आपको प्रधानमंत्री भी सीट नहीं दिला सकते, वो जमाना ही नहीं है। एक चीज़ और एट द एंड है ना कि हमारे पास सिर्फ पैसा है जी ढेर सारा झोले में, बिल्कुल और हम चाह रहे हैं कि किसी भी प्राइवेट कॉलेज में बढ़िया वाले में जी कहीं सीट मिल जाए तो कुछ जी। अरेंज करवा देंगे आप। हेलो नीट एस्पिरेंट्स, तो आज यार बड़ी एक्साइटमेंट के साथ में बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाली है। हमारे साथ में है ओम प्रभाकर भारती सर। भैया मेडिकल की अगर काउंसलिंग करनी है तो इनसे संपर्क कर सकते हैं, मतलब मेडिकल के लिए जाने जाते हैं। तो इनकी शुरुआत ऐसे होती है, मैं ओम प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर। तो मोस्ट वेलकम है सर हमारे चैनल पर। बहुत सारे बच्चे थे जो एमबीबीएस के लिए, मतलब बोलते हैं ना कि काउंसलिंग के लिए थोड़ा सा तरस रहे थे, जिनको सही एक मार्गदर्शन, एक अच्छी डायरेक्शन मिले। तो मुझे लगा कि मैं अपने प्लेटफॉर्म पे आपको लाऊं और आप कुछ हिडन कंसेप्ट, बिकॉज वीडियोस तो मैं देख रहा था, आज पहली दफ़ा मिला हूं, तो मैं चाह रहा था कुछ हिडन कंसेप्ट, कुछ बच्चों के लिए बेनिफिट्स, आज वो पिटारा खोल दीजिए, है ना। थैंक यू सर और नमस्कार। मैं ओम प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर, आप सबका स्वागत करता हूँ। ऐसा इन्होंने कहा था, तो बिल्कुल स्वागत है आप सबका। और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, और एक मौका मिलता है आप लोगों से 1 to 1 इस तरीके से बात करने का। तो बिल्कुल बहुत सारी बातें बताऊंगा आपको। तो कहाँ से शुरू करें? सर सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि ये जो ओम एडुकेयर जो प्लेटफॉर्म, जो यूट्यूब चैनल आपने स्टार्ट किया, बिल्कुल इसकी शुरुआत कैसे हुई और आप इस काउंसलिंग की दुनिया में आए कैसे? 2 सवाल है और बहुत बड़ा जवाब है इसका। तो चलिए शुरुआत की बात कर लेते हैं। बेसिकली ओम एजुकेयर सर्विसेज एक परिवार है आप दर्शकों का, और हमारी कोशिश यही होती है कि मेडिकल काउंसलिंग से जुड़ी जो सही जानकारी है, जो सही प्रक्रिया है, वो आप लोगों तक हम लेकर आएँ। देखिए 2 बातें होंगी, या तो एडमिशन होगा या फिर नहीं होगा, बीच की कोई बात नहीं होनी चाहिए। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके साथ कुछ गलत ना हो, कोई आपकी भावनाओं का फ़ायदा ना उठा ले। तो कहीं ना कहीं ये बात बहुत परेशान करती थी कि लोगों को जानकारी का बहुत अभाव था। 2014 में एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमने शुरुआत की और तब बेसिकली हम लोग इंजीनियरिंग के एडमिशन्स पे ध्यान दिया करते थे। 2016 में एक बड़ा बदलाव हुआ, नीट आ गया, और नीट के आने के बाद लोगों में बहुत सारी कन्फ्यूजन हो गई, क्योंकि बहुत सारे पहले एग्ज़ाम हुआ करते थे। AIPMT के अलावा स्टेट लेवल पे एग्ज़ाम हुआ करते थे, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ अपना एग्ज़ाम कराया करती थी। उन सबको ख़त्म करके नीट का एक एग्ज़ाम आ गया, और तब बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता था कि उनको इस एग्ज़ाम के थ्रू ही एडमिशन मिलना है। तो अचानक ऐसे ही एक बार मेरे पास राजस्थान के एक गाँव से फ़ोन आता है, और एक किसान थे वो, और उन्होंने बताया कि कुछ 630 के करीब उनके बच्चे के नंबर थे और उनको एडमिशन नहीं मिला क्योंकि उनके पास कहीं से फ़ोन नहीं आया एडमिशन के लिए। तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। ये बात सच है, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि ऐसे भी कुछ पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिनको पता ही नहीं चल पाता है जी। अब मुझे लगता है कि यूट्यूब के नोटिफिकेशन के जरिए अब कुछ लोगों को हम लोग रीच कर पा रहे हैं कहीं ना बिल्कुल। तो वो एक समय था जब 630 नंबर बहुत अच्छा नंबर माना जाता था, और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से फ़ोन आने की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा किसी भी कॉलेज से नहीं आया साहब। तो मैंने उनको बताया सर कॉल कभी भी कॉलेज नहीं करता है, काउंसलिंग होती है, आपको वहाँ पे अप्लाई करना होता है। तो उन्होंने तुरंत सवाल किया कि काउंसलिंग क्या होती है। तो ये एक टर्निंग पॉइंट था हमारे लिए। तब एक आइडिया आया कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे हम लोगों को ये एजुकेट कर सकें कि वो अपने नीट के नंबर को किस तरीके से यूटिलाइज करके अपने कॉलेज तक पहुँच सकते हैं। और एक मकसद ये भी था कि लोगों को ये समझा सकें कि काउंसलिंग ही एकमात्र रास्ता है। और देखिए ये बात थी 2018 की, जब हमने यूट्यूब चैनल की शुरुआत की, और आज हम 24 में खड़े हैं, और आज जो नियम है नए सरकार के, उसके हिसाब से ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि कॉलेज के कंट्रोल में अब एक भी सीट नहीं होती है। तो अब जो भी होना है वो काउंसलिंग से होना है। तो बेहतर है कि आप अपने स्कोर पे अपनी पॉसिबिलिटी को अच्छे से एक्सप्लोर करें कि आप कौन से बेस्ट कॉलेज तक पहुंच सकते हैं।
तो सर मैं थोड़ा सा पहले जानना चाहूँगा कि जर्नी क्या है, बिकॉज मतलब जो शुरुआत होती है तो बड़ी स्ट्रगलिंग जर्नी होती है। कहाँ से आपकी क्वालिफिकेशन होती है, मतलब कहाँ से आप क्वालिफाई हुए, फिर कैसे कैसे आपने स्टार्ट किया। मतलब एक जो बेस होता है ना कि हम लोग कहीं ना कहीं यूट्यूबर हैं तो देन अपने प्लेटफॉर्म के अपने बारे में बताना थोड़ा सा मतलब हिम्मत जुटानी पड़ती है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप ना थोड़ा सा बताएं कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका घर कहाँ है, गांव कहाँ है भैया। क्योंकि हम इंडियन अगर सिस्टम की बात करें तो सबका कोई ना कोई एक पैतृक निवास होता है। जी बिल्कुल। तो वो कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। और रही बात शुरुआत की, तो देखिए संघर्ष जीवन का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। और ये मैं बच्चों से भी कहता हूँ कि अगर तुम्हारे साथ कठिनाइयाँ हैं, अगर फैमिली प्रॉब्लम्स हैं या पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, अगर संघर्ष है तो ये अच्छा संकेत है कि आप आगे निकलने वाले हो। बिना संघर्ष के कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं बन सकता है। जीवन में आपको वही चीज़ें मिलती हैं जो आप डिज़र्व करते हो, गिफ्ट में कुछ भी नहीं मिलता। तो संघर्ष हर किसी के साथ है। जो लोग भी थोड़ा सा भी आगे बढ़ गए वो हैं स्ट्रगल थोड़े से बताइए ना। चलिए एक मैं चाहूँगा आज एकदम बिल्कुल एकदम तय तक चले जाए। बिल्कुल सर। एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। पिताजी शिक्षक रहे हैं। पैतृक निवास आपने पूछा तो वो मेरा उत्तर प्रदेश है, लेकिन मेरा जन्म जमशेदपुर में हुआ, जो तत्कालीन बिहार था, अब झारखंड है। तो ठीक मतलब है। 3 स्टेट जो है हाँ, बदल कह गए। सकते हैं तीनों ही मेरे अपने हैं। और भी स्टेट हैं। देश के सभी राज्यों से बहुत प्यार मिलता है। राजस्थान का जिक्र करना चाहूँगा, वहाँ के लोग बहुत प्यार करते हैं। हरियाणा है और जहाँ जहाँ स्कैम होता है वहाँ गुजरात वहाँ है। आपको खूब प्यार करते हैं, जी क्योंकि हाँ। आपने वहाँ से सबका देखिए, बंटा ढार कर दिया है। नहीं नहीं, ये मेरी बंटाधार करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हाँ, लोगों को सचेत करना। मतलब उनके लिए मतलब टर्म्स है ये। हाँ, नहीं नहीं, अब किस पे क्या इफेक्ट होता है, देखिए मैं चाहता हूँ कि लोग समझें, लोग काउंसलिंग प्रक्रिया को समझें, लोग खुद पे विश्वास करें। मैं ये नहीं कहता आप मुझ पे भरोसा करिए। मैं चाहता हूँ आप समझिए कि आपका, काउंसलिंग को समझ। हाँ, एडमिशन किस तरीके से हो रहा है, और तब तय करिए कि कौन सा इंसान आपको क्या बता रहा है वो सच है या फिर नहीं है। तो स्कूलिंग वगैरह सब जमशेदपुर से हुई। और 10th 12th के बाद मैं फ़िज़िक्स ऑनर्स से ग्रेजुएट हूँ। और उसके बाद जो लक्ष्य था वो था सिविल सर्विसेज में जाने का, और मैंने इसकी अच्छी तैयारी भी की। पीटी वगैरह भी क्लियर हुआ था, स्टेट लेवल पे जो एग्ज़ाम है। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि लगा कि यार इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो शायद मैं नहीं कर पाऊँगा। जैसे उस समय जो ब्यूरोक्रेसी थी उसमें ऐसा था कि आप इतना पढ़ लिख के एक तो इतनी मेहनत से एक अच्छी पोजीशन पर जाते हैं, और फिर भी आपको उनकी बात सुननी है जो कहीं ना कहीं, कई ऐसे लीडर्स हैं जो अनएजुकेटेड हैं, मिसबिहेव करते हैं, और कई बार उनके दबाव में आपको गलत काम भी करना पड़ता है। फिर एक चैलेंज सा लगा कि या तो गलत करेंगे तो फिर सरवाइव नहीं कर पाएंगे, या उनके जैसा गलत करते हैं तो ये अपने एथिक्स से समझौता होगा। तो कुछ ऐसा हुआ कि मैं अचानक से बिज़नेस की तरफ शिफ्ट हो गया, और कई सारे बिजनेसेस शुरू में रहे। मैंने एक आईएएस कोचिंग भी चलाई है। अरे वाह। और उसके बाद फिर ये काउंसलिंग की जो नीड है, सबसे पहले हम लोग इंजीनियरिंग के एडमिशन से हमने शुरुआत की। तो वहाँ पे भी एक ऐसा दौर था जब इंजीनियरिंग की डिमांड कम हो रही थी, और इसके बावजूद कई लोग ऐसे थे जो छोटे छोटे कॉलेजेस में जहाँ सीटें खाली रहती हैं वहाँ के लिए 2 लाख 3 लाख रुपए डोनेशन लेते थे। और वो कॉलेज ऐसे होते थे कि कॉलेज में उनको उल्टे कमीशन देते थे, क्योंकि उनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। तो मुझे लगा ये बच्चों के साथ गलत हो रहा है। काउंसलर के पास एक बच्चा ये उम्मीद लेकर जाता है कि ये मुझे जीवन बनाने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन बताएंगे, और वहाँ पे अगर कोई अपनी ग्रेड के कारण किसी को मिसगाइड कर दे, तो ये बात हमें बहुत बुरी लगी। तो हमने तुरंत इसमें एंट्री ली, फ्रंट पेज पेपर ऐड, नो डोनेशन, मेरिट पे एडमिशन। तो काउंसलिंग की शुरुआत पेपर एड मुझे मिलेगा अभी, कहीं है आपके पास? हाँ बिल्कुल है, मैं आपको मुझे दे शेयर दूंगा। करिएगा। मैं दे दूंगा। और उसमें सबसे बोल्ड में यही बात लिखी होती थी, नो डोनेशन एडमिशन, मेरिट पर। तो काउंसलिंग का दौर आने वाले समय में सबसे इम्पॉर्टेंट होगा, ये मैंने बहुत पहले प्रेडिक्ट कर लिया था, और तब से लोगों को एजुकेट करना शुरू कर दिया। इसी बीच जैसा मैंने बताया कि जब नीट आया तो लगा कि लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। ऑफलाइन सेंटर्स में हम जाते थे और वहाँ पे जब मैं बोलता था तो लोगों की भीड़ लग जाती थी। तब एक आइडिया आया कि क्यों नहीं इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके चलते हैं, और वो इंसिडेंट हो गया इसी बीच, राजस्थान वाला जो मैंने आपको बताया। तो उसके बाद से मैंने काउंसलिंग कैसे तो होती है इस कभी पे कुछ वीडियोस बनाने शुरू जब कर आपने दिए। सबके साथ, मेरे साथ में हुआ इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी कि जैसे बहुत बार क्या होता है कि जब आप ये जो काला धंधा या गोरख धंधा जिसको बोलते हैं, जब आप इसको बंद करो, या स्कैमर्स का जब दाल रोटी जब बंद होती जी। है,
तो उनको तकलीफ होती है। हाँ बिल्कुल तो होती कभी है। ऐसा हुआ है कि आपके पास कोई हाँ बिल्कुल आती है, थ्रेड आई बहुत हो? बहुत थ्रेड्स आए, कुछ एक्टिविटीज़ भी हुई, लेकिन हमें कोई हार्म नहीं हुआ इस तरीके से। और हमने बहुत मजबूती के साथ, देखिए विचारधारा की लड़ाई होती है, हमें पता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, तो सही है तो फिर वो आपको आगे लेकर जाएगा। नहीं, बिल्कुल बात सही है। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे। ये तो जरूर। आपने स्टार्ट किया, देन फिर एजुकेशन में आ गया। जी अभी अगर हम बात करें कि कुछ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का माइंडसेट ऐसा भी होता है, नीट का पेपर लीक हुआ जैसे आपने सुना, जी अब आई डोंट नो हुआ है कि नहीं हुआ है। जी और बहुत बार एग्ज़ाम होने से पहले पेरेंट्स के पास कॉल आते हैं। जी, हम लोग तो कितना भी गला फाड़ के चिल्लाएं अपने यूट्यूब पे, सही बात आप है। भी चिल्लाते हैं, मैं भी बिल्कुल, चिल्लाता हूँ, बिल्कुल। और भी लोग हैं जो जी बिल्कुल चिल्लाते हैं। बिल्कुल। बट पेरेंट्स को ये मेंटेलिटी या माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। कुछ पेरेंट्स भी तो ऐसे होंगे जो इस जी तरह की बिल्कुल, चीज़ों को आप entertain आप करते बहुत हैं। सही बात कह रहे हैं। हर एक फील्ड में कुछ गलत लोग तो होते ही हैं जो अपने स्वार्थ के लिए किसी के भी जीवन से खेल लेते हैं। तो ऐसे लोग हैं जो इस तरीके से लीक आउट करते हैं। अब अगर लीक हुआ भी है तो किस स्टेज से हुआ है ये हमें नहीं पता, लेकिन अगर एक टीम काम कर रही है, 24 लाख बच्चों का एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, हज़ारों लोग लगे होंगे, इसमें आप सबकी ईमानदारी की गारंटी नहीं ले सकते। लेकिन मैं उम्मीद ये करता हूँ कि वो पेरेंट्स जो अपने बच्चे के करियर बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, अपने जीवन की सारी कमाई उसमें झोंक देते हैं, उनसे कम ईमानदारी की उम्मीद करता हूं कि वो इस तरीके के झांसे में न आए। अदरवाइज बच्चे का फ्यूचर खराब हो जाएगा। मुझे लग रहा है बिल्कुल कि इस खराब बार होगा। भी जो पकड़े गए होंगे उनका भी हमेशा के लिए ट्रीटमेंट चल खत्म। रहा होगा। कहाँ चले थे डॉक्टर बनने, अब वो साधारण जिंदगी भी नहीं जी पाएंगे जीवन भर। तो कहीं ना कहीं खरीदार मिलते हैं तभी ये लोग भी गलत काम करते हैं। तो दोनों ही चीज़ें हैं। एनटीए को चाहिए कि वो अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त करें कि इस तरीके से। दुरुस्त करने के अगर टर्म्स में बात करेंगे सर, क्या ऑनलाइन एग्जाम नहीं कंडक्ट कराया जा सकता जैसे जेई का होता है? सर ये बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। 24 लाख बच्चे हैं तो ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए बहुत लंबी तैयारी करनी पड़ेगी। पिछले 4 साल से इसके लिए कोशिशें हो रही हैं, लेकिन क्योंकि मुझे अभी ऐसा शायद लगता है और कि वक्त अगर लगेगा। एनटीए इस पे थोड़ा सा हार्ड एक्शन ले, बिकॉज एनटीए ही जेई कंडक्ट कराता है और मल्टीपल शिफ्ट में कराता है। तो जब ऑलरेडी उनके पास में एक ऐसा सिस्टम है, जब जेई में आई थिंक इस बार 14 लाख स्टूडेंट थे, 14.5, जी उनको जब वो करा रहे हैं तो भैया 24 क्यों नहीं कराया जा सकते? नहीं, बिल्कुल कराया जा आप सकते हैं। जेई जो है साल में 2 बार करा रहे हो, बहुत फुर्सत में एनटीए मुझे लगता है, और नीट को आप ऑफलाइन मोड में करा रहे हो, तो इसको एटलीस्ट मुझे लगता है अपडेट करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अगर ऐसा होगा तो पेपर लीक जैसी चीज़ें तो कम से कम खत्म हो जाएंगी। हाँ। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बाधा है कि जो बच्चे हैं वो पेन पेपर मोड पे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। ये फीडबैक एनटीए का है, ये वो कराना एनटीए का चाहते फीडबैक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि भैया गोला करने में बाहर तो नहीं जाएगा ना। जी आप एक बिल्कुल। मोदी जी का जो डिजिटल इंडिया वो कहाँ काम जी, आएगा भाई? जी, जी। आप अगर उस पर सर्किल कर रहे हो हर साल बच्चों के, मुझे लगता है कि अगर इन जनरल जो मुझे लगता है कि जी। 10% ऑडियंस का मुझे लगता है कि एक सर्किल आउट ऑफ द बॉक्स चला जाता हाँ है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और तो इतना ही नहीं, अगर आप अपना सिस्टम अच्छा कर दोगे तो एक सर्किल वो जो गोले के बाहर चला जाता है, जो बच्चे का आधा कंसंट्रेशन उसी पे कि गोले से बाहर ना बिल्कुल। जाए। तो मुझे और भी लगता है- दिक्कत है सर, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं और जब सर्कल करने जाते हैं तो वहां पे उनसे सीक्वेंस गलत हो जाता है। जी हाँ। हाँ। और कई बार तो टाइम खत्म हो जाता है, आंसर उन्होंने तो सही भाई सॉल्व भरने किया में भी था। टाइम कंजप्शन जा रहा है ना, उसमें बिल्कुल एक जा रहा क्लिक है। में हो जाएगा, उसमें तो एक उसको क्लिक थोड़ा में सा हो एनटीए को जाएगा। ठीक नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए एनटीए को। सर अब थोड़ा सा हम आएंगे स्टूडेंट की तरफ, है ना? जी ये तो और थोड़ा सा मैं अगर फैमिली को थोड़ा सा आपको टच करूं, जी। तो फैमिली में कौन कौन है? छोटी सी फैमिली है, एक बिटिया है, वाइफ है, वो भी स्कूल टीचर है। बिटिया का क्या और नाम है? उसका नाम कुहू है। नेक्स्ट टाइम मुझे मिलाइएगा। जरूर, डेफिनेटली। तो अब हम अगर स्टूडेंट्स पर आएँ तो स्टूडेंट का जैसे कंसर्न अभी है, जी हर साल हम लोग कट ऑफ प्रिडिक्ट करते हैं। अभी ये ना आप ऐसे समझो कि पूरी भीड़ है, जी बिल्कुल। सब मौका तक के बैठे हैं। हाँ जी। मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि यूट्यूब से जो यूट्यूब में आया वो बिजनेस जनरेट कर रहा है, नहीं, बिल्कुल या उसको सही कह बिजनेस रहे हैं। जनरेट करना बिल्कुल है। सही कह इस रहे हैं। चीज़ में बिल्कुल भी हम मतलब रियायत नहीं बदलते। कोई दुनिया बोले मेरे को फ्री इस पे बांटना है, सही बात, बट बिजनेस तो सारे जनरेट कर रहे हैं जो यूट्यूब सारे कर रहे हैं। अभी इसमें एक पूरा हुजूम बनेगा जी कि बहुत सारे बच्चों को एक साथ ड्रॉप कराया जाएगा। जी, नीट बिल्कुल। में जो 24 लाख बढ़े ना, उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे अभी इसको देखेंगे क्योंकि जी। कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो एक मसला है, जी 2 चीज़ें हैं। एक तो प्रॉपर, जैसे आप प्रोफेशनल काउंसलर हैं, जी ऐसे 2-4 लोग और हैं, जी वो भी लोग अच्छा कर रहे हैं। जी सबका एक अपना अपना कंट्रीब्यूशन है इस बिल्कुल। कम्युनिटी के अंदर। बिल्कुल।
बट ड्रॉप कराने का ये क्या कंसेप्ट है भैया? ड्रॉप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जब हम लोग काउंसलिंग करते हैं, आप भी करते हैं, देख के समझ में आ जाता है भाई ड्रॉप कराना है कि नहीं कराना है। बिल्कुल। तो निखिल सर, इसमें एक्चुअली 3-4 सवाल है और मैं इस पे ज़रूर बात करना चाहूँगा। सबसे पहले ये कि ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो एक जो कैंडिडेट है उसके साथ दो सिचुएशन होती है। एक तो उसकी तैयारी किस तरीके की है। वो जब अपने इंस्टीट्यूट में मॉक टेस्ट देता है या घर पे मॉक टेस्ट देता है तो उसको बहुत अच्छा नंबर आ रहा होता है, लेकिन जब वो एक्चुअल एग्ज़ाम में उसी चीज़ को वहाँ पे जाके जब एंटर करता है तो वहाँ पे उसके नंबर कम हो जाते हैं। रीज़न ये होता है कि एग्ज़ाम का प्रेशर वो हैंडल नहीं कर पाता है। बड़ी से बड़ा इंस्टीट्यूट जो है वो उसको कितना भी पढ़ा ले, लेकिन प्रेशर हैंडलिंग लोग नहीं सिखाते हैं, तो ये कॉमन सी बात है। तो नीट के स्कोर से बच्चे को कहीं ना कहीं ये पता होता है कि मुझसे गलती कहाँ हुई है। और जैसा कि आपने कहा कि हम भी जज कर लेते हैं, तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि पहले अटेम्प्ट में किसी बच्चे के 500 550 आ गए और वो पेरेंट थे, वो कहते थे कि हम प्राइवेट में करा लेंगे, और मैंने जिद करके उनको ड्रॉप करवाया और वो बच्चे एम्स में पढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं काउंसलिंग का रोल आता है। डेफिनेटली आता है, क्योंकि मेरा ना फ़ायदा कोचिंग इंस्टीट्यूट से है जी, क्योंकि हम लोग बच्चे से चार्ज करते हैं, बिल्कुल, और ना मेरा फ़ायदा किसी कॉलेज में भेजने से है। बिल्कुल नहीं। हम आपको नहीं काउंसलिंग करेंगे तो हम किसी और को करेंगे। बिल्कुल। एक हमारा वॉन कैपेसिटी जितनी मैन पावर है उतनी तो हम हर साल करते हैं हम नहीं लोग। सर, आप अच्छा काम करेंगे तो आपको इसके लिए कभी सोचना नहीं इस होगा। पे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बार कोचिंग इस पे जैसे एक मैं पार्ट और ऐड करूंगा, जैसे आपने बोला कि टेस्ट सीरीज होती है। टेस्ट सीरीज या एग्ज़ाम जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के रहते हैं, जो मेरा एनालिसिस है वो सिर्फ बच्चे का एक इंटरनल एनर्जी बूस्ट करने के लिए होता है कि भैया आपके 150 आ रहे हैं तो आपको 250 दिखेंगे। ये सर सच्चाई है, मैं इस चीज़ को बोलूँगा। और 350 आ रहे हैं तो 450 दिखेगा। वो इसलिए, जो मुझे लगता है, मैं इस चीज़ को खुल के बोलता हूँ, वो इसलिए क्योंकि अगर उसके इतने मार्क्स आएंगे नहीं तो पेरेंट्स कोचिंग पहुँच जाएंगे। नहीं, ये भी है, बच्चा दूसरे को बताएगा कि कोचिंग बड़ी अच्छी है, मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे तो 600 आ रहे हैं। अब उसके जब 600 उस पे आए थे तो भैया जब उसने एग्जाम दिया तो उसके 500 क्यों रह गए? देखिए, ठीक है, ये प्रेशर हैंडल एक चीज होता है कि आपने उसके अंदर हवा भर दी जी, अब उस कॉन्फिडेंस से वो लड़ने के लिए तैयार तो हो गया, बट जब वो एक्चुअल में जो उसने लड़ाई करी तो पीछे रह गया। निखिल सर, इस पे एक बहुत ज़रूरी बात आपसे शेयर करना चाहूँगा और सहमत होंगे तो आप भी मुझे बताइएगा। बिल्कुल। अभी जो कोचिंग्स हैं ना, उनके आपस में जो कंपटीशन का लेवल है वो भी बहुत हायर चला गया है, क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग्स आ गई, उससे ऑफलाइन को नुकसान हुआ। Agreed हूं मैं अब इस बात ऑनलाइन वाले भी ऑफलाइन में जा रहे हैं। तो अब क्या है ना कि उनके बीच में कंपटीशन है। कायदे से 12 के बेसिस पर नीट का एग्ज़ाम होना है, एनसीईआरटी को बेस बना के पढ़ाई करनी है, सारे क्वेश्चंस एज इट इज़ एनसीईआरटी से आते हैं, इतना सही पढ़ना है बच्चे को, कोचिंग वाले इतना पढ़ाते हैं, ठीक है। और दूसरा कोचिंग वाला और ज़्यादा पढ़ाता है अपने आप को बेटर करने के लिए। अब बच्चा मेहनत भी बहुत कर लेता है, लेकिन जब वो एग्ज़ाम में जाता है और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आता है तो कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है इतना बड़ा एग्ज़ाम है, 24 लाख लोग बैठ रहे हैं, इतना सिंपल तो इसका आंसर होगा नहीं, पक्का घुमा के पूछा है, और वो वहाँ पे उसको सही जवाब आते हुए भी वो गलत कर जाता है, और जब कैलकुलेट करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा है। तो ये भी एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है। अब कोचिंग वालों की भी मजबूरी है, और कई सारे इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं जो बहुत ईमानदारी से बच्चों को ये बता देते हैं कि एनसीईआरटी पे ही आपको फोकस करना है, फिर उनकी डाउट्स क्लियर करते हैं, उसी पे एक्सप्लेनेशन देते हैं, उनकी प्रैक्टिस कराते हैं, ऐसे लोग भी हैं। लेकिन जो बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, अगर वो सीधे ये बोलें कि एनसीईआरटी ही सब कुछ है, तो फिर उनको लाखों की फ़ीस शायद ना मिलेगी। ये भी एक बहुत बर्निंग क्वेश्चन है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा मैंने देखा है कि कोचिंग में बच्चों को रिपीट बहुत कराया जाता है, और मेरे हिसाब से 2-3 अटेम्प्ट में आपको पता चल जाता है कि आप अपने आप को कंपटीशन में कहाँ देख रहे हैं। तो इसके बाद रिपीट करने का कोई मतलब भी नहीं है। मैंने ये तक सुना है कि बच्चों को ये सिखाते हैं कि पढ़ना है तो सिर्फ सरकारी कॉलेज में। अरे भाई, ये क्या बात है? आप एमसीसी की अलॉटमेंट निकाल कर देखिए, मणिपाल जैसे कॉलेज में आपको 30-40 ऐसे कैंडिडेट मिल जाएंगे जो बड़े बड़े सरकारी कॉलेज को छोड़ के वहाँ पे जाते हैं। तो अगर आपकी पेइंग कैपेसिटी है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, अच्छी एकेडमिक के लिए वहाँ पे जा सकते हैं। अब कोचिंग वालों को क्या है कि बच्चा रिपीट कर रहा है तो उनको तो उनकी रेकरिंग इनकम आ रही है। अब एक और नई चीज़ मैं देख रहा हूँ कि आपका काम है पढ़ाना और आप वीडियोस बना रहे हैं काउंसलिंग पे, अच्छी बात है, बनाइए। अगर मदद करना चाहते हैं आप बिल्कुल बनाइए। आएंगे सर, इस वाले पे आएंगे। उससे पहले मेरा एक प्रश्न और है। ठीक है। कि ये जो मतलब बच्चे का जैसे 150 आया, जी हाँ, आज से 5 साल पहले, हाँ आप ऐसे समझ लीजिए। हाँ, है मेरे पास और आज भी उसका उतना ही आ रहा है, 200 आ गया, 250 आ गया। बिल्कुल। तो क्या कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को ये दिखाई नहीं देता कि भैया
कि आपके इनके पास में एक बड़ा वॉल्यूम है, 1 लाख 2 लाख स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, तो आपका जो टीम ऐसे है, बच्चों को सर ईमानदारी से मना कर देना चाहिए। देखिए एमबीबीएस ही सब हाँ, कुछ नहीं है। बात ईमानदारी की है ना, आप हर एक चीज को परफेक्ट करना चाह रहे हो, तो दिस इज ए सजेशन फॉर इंस्टीट्यूट ऑल्सो कि आप इस चीज को भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि कम करो, ताकि भैया बिल्कुल एस्पिरेंट्स तो कम हो। आपका काम है बच्चे को गाइड करना। आप बच्चे को बताइए ठीक है आपसे नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ न कुछ ऐसा फील्ड होगा आपके लिए जो जिसमें आप अपना बेस्ट दे पाओगे और उसमें भी आप अच्छा कर पाओगे। ये कोई फाइनल ऑप्शन नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस वो तरीके से ऑप्शंस समय अगर बर्बाद करना एमबीबीएस के अलावा चाहिए। कोई दूसरा देंगे तो कोचिंग कैसे चलेगा? हाँ ये उनकी मजबूरी है, लेकिन ये तो गलत है ना। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो थोड़ा सा बाकी कोर्सेज को भी डिलीवर करें, जी कि स्टूडेंट हैव मल्टीपल ऑप्शंस, कि भैया ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, उनके सबके अपने अपने स्कोप्स हैं, जी तो जिस जिस पोटेंशियल का स्टूडेंट है वो उस पर एडजस्ट हो सकता है। हाँ नहीं ठीक बात है सर, लेकिन खुद को डाइवर्सिफाई नहीं भी कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट बच्चे को बोल दें कि तुमने अटेम्प्ट ले लिया, नहीं हो पा रहा है, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देखो। कई बार बच्चा दबाव में भी ये फील्ड चुन लेता है कि वो सपना उसका है ही नहीं, मम्मी पापा का सपना है, या कहीं और से उसके दिमाग में आ गया कि मेरा दोस्त कर रहा है तो मुझे भी करना है। मुझे भी करना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ बहुत बड़ी है ज़िंदगी और बहुत सारे रास्ते होते हैं। आप अगर अच्छे से अब अगर चलेंगे मैं तो बात करूं कि भैया ये वीडियो वाली बात आ रही थी, जी ये वीडियोस जी मैंने भी बहुत देखे, आपने जी भी बहुत जी देखे जी होंगे। जी होता क्या कि इस समय अब पढ़ाने वाला काम तो खत्म हो गया, जी जी क्योंकि अब जो रीच है वो काउंसलिंग में है, जी जो बिल्कुल, सच्चाई है। बिल्कुल। तो जिसको काउंसलिंग आती है उसको भी बताना है, उसको जी। भी काउंसलिंग के बारे में समझाना हाँ है। हर बच्चे के दिमाग में भी सवाल होता है ना हाँ, कि मुझे इस और नंबर जानना पे भी क्या जरूरी है, मिलने और मुझे वाला लगता है बताना जी, भी चाहिए। जी बट कंसर्न इज दैट कि आप गलत नहीं डिलीवर करो। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा कंसर्न है और सर। एक पार्ट और ऐड करेंगे जी। कि काउंसलर का काउंसलिंग में कितना रोल है, या मुझे लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट को क्या ऐसा कोई कंसेप्ट निकालना चाहिए जिसमें आप जैसे प्रोफेशनल्स को एड ऑन करें उस पर, और कुछ ऐसा कॉम्बो निकालें भाई कि जिसके साथ में हम स्टूडेंट, बिकॉज उनका टारगेट और हमारा भी विजन सेम है, जी हम भी स्टूडेंट को स्कैमर से बचाते हैं, बहुत जी। सारी चीज़ें अच्छी कर रहे हैं बच्चों के लिए, आप भी कर रहे हैं अपने लेवल पे, और कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट भी कर रहा है। मैं उनके साथ में स्टैंड उनकी बात से एग्री हूँ, बट आपको ये बात समझनी पड़ेगी, जैसे एक ड्रॉप वाला है तो आप ऐसा कोई कंसेप्ट निकाल दो कि भैया 3 ड्रॉप के बाद हमें एडमिशन नहीं मिले, जी 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 है ना। या आप ऐसा कर सकते हो कि आप काउंसलिंग के लिए एक ऐसा सिस्टम डेवलप करिए कि जैसे आपकी एक्सपर्टीज है वो यूटिलाइज करें, और जो उनकी एक्सपर्टीज है हम लोग कहीं ना कहीं बच्चों को काउंसलिंग के टाइम पे रिकमेंड करते हैं। जी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर ये तो अच्छा है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये तो इनिशिएटिव जो है वो इंस्टीट्यूशन को ही लेना होगा। हम लोग इसमें क्या ही कहेंगे। हाँ इतना ज़रूर इंस्टीट्यूट वाले कर सकते हैं कि अगर उनके पास प्रॉपर रिसर्च नहीं है, सही जानकारी दे रहे हैं तो अच्छी बात है, उससे बच्चों को मदद मिल रही है। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं, मैंने खुद भी देखा है, बहुत अच्छा कंटेंट है उनका, ऑथेंटिक बातें करते हैं, जो भी कन्फ्यूजन है उसको क्लियर करते हैं। बट व्यूज़ देखता हूँ उनको व्यूज़ नहीं मिल रहे। व्यूज़ कौन ले जा रहा है? टीचर्स। क्योंकि वो साल भर पढ़ा रहे हैं, तो हाँ उनके पास से अपना एक नेटवर्क है बच्चों का, और बच्चों को भी लगता है ठीक है हम पहले ये जान लें कि हमारी पोजीशन क्या है। अब अगर वहाँ पे उनकी रिसर्च ख़राब है या कोई गलत जानकारी उनसे चली गई, तो इससे एक तो बच्चे के साथ गलत होता है, वो गलत उम्मीद में बैठ जाता है। मैंने देखा है ऐसे अब वो टीचर्स गलत डिलीवर भी कर देते, उसके बाद आके उसको करेक्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि इतने बड़े। एग्जैक्टली। और उतना ही नहीं, मैं हर साल देखता हूँ वो बच्चों को ना, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जैसे 24 का हम लोग एग्जांपल ले लें, 23 से ऊपर जाएगी, आपको पता है, हमें पता है, हम बच्चों से बात कर रहे हैं, बच्चों के स्कोर बहुत अच्छे हैं, वो फिर भी बोल रहे हैं कि अरे अभी तो सीट बढ़ रही है ना, 590 पे भी सीट मिल सकती है। अब क्या है कि वो बच्चों को एक उम्मीद दे रहे हैं 590 पे भी बेटा मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि सीटें बहुत बढ़ रही हैं। अब वो बच्चा पढ़ाई छोड़ के उम्मीद में है कि बाद में सीट मिल जाएगी, काम खत्म हो जाएगा, लोग ऐसे भी कोई रिपीट नहीं करना चाहता। अब 3-4 महीने बाद काउंसलिंग तो लंबी चलती है, अब जब उसको पता चलेगा कि यार सीट तो नहीं मिल रही, अब मुझे पढ़ना है, तो उसके 4 महीने बर्बाद हो चुके हैं। और उनका पता नहीं क्या इंटेंशन होता है इसके पीछे, या तो वो चाहते हैं कि बच्चा बाद में उनकी कोचिंग ज्वाइन कर ले, या मुझे नहीं पता, उनको सिर्फ व्यूज़ चाहिए या अपनी पेड काउंसलिंग बेचनी है उनको। लेकिन जो भी है ये गलत है। हम सब इस फील्ड पे अगर हम ये कह रहे हैं कि हम बच्चों की मदद करने आए हैं, तो अपनी सबसे पहली जिम्मेदारी है कि ईमानदारी के साथ जो चीज़ें डेटा बेस्ड हैं, जो हो सकती हैं, वो बताएं। जो पॉसिबिलिटीज। सर मैंने ये तक देखा है कि बहुत नामी इंस्टीट्यूशन वो काउंसलिंग पे वीडियो बना रहे हैं और लास्ट ईयर की कट ऑफ ही उन्होंने गलत उठा रखी है। अब उनकी किसी टीम में तैयार करके दे दिया होगा, लेकिन वहाँ से एक गलत मैसेज तो जा रहा है ना। अब बच्चे उनसे तो कम से कम ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। अब आपका जो आप आधार मान रहे हैं वही डेटा गलत है, फिर आप प्रेडिक्शन किस बेसिस पे कर रहे हैं, तो अवॉइड करना चाहिए मेरे हिसाब से।
जो जिसका काम है, जो जिसमें एक्सपर्ट है, उसे ही करने देना चाहिए। अब आपने पूछा है काउंसलर का क्या रोल होता है। कायदे से मैं 5 साल से बोल रहा हूँ कि जो एडमिशन है वो काउंसलिंग से ही होता है, और काउंसलिंग को छोड़ के कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर आपके पास कोई ऑफर भी कर रहा है, आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड कर देना चाहिए। ये कोई मजाक नहीं है, 5.5 साल की कठिन तपस्या है। अगर प्राइवेट में पढ़ रहे हैं तब करोड़ों रुपए भी लग रहे हैं, और इतना सब कुछ करके आपको रिस्क पे क्यों डालना बच्चे का करियर? तो गलत रास्ता तो चुनना ही नहीं चाहिए। काउंसलिंग की अगर सही जानकारी है, अब बीइंग पेरेंट आप रिसर्च कर सकते हैं, आप ब्रोशर्स पढ़ सकते हैं, कट ऑफ भी अवेलेबल हैं बहुत सारे स्टेट की, उनकी ऑफिशियल स्टेट की वेबसाइट पे, आप वहाँ से वो भी देख सकते हैं। लेकिन काउंसलर के पास एक जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत मदद करता है कि आपके स्कोर पे जो सबसे बेस्ट कॉलेज हो आपको किस राउंड में मिलेगा, कैसे प्लान करेंगे कि उस बेस्ट अपॉर्चुनिटी के लिए आप एलिजिबल रहें, कैसे आप प्लान करेंगे कि सिक्योरिटी डिपॉजिट का नुकसान ना हो जाए, कैसे सही कॉलेज पे पहुंचेंगे। अच्छा, इंटरनेट पे भी कॉलेज के बारे में मैंने देखा कई सारे ओवर हाइप्ड कॉलेजेस हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, बच्चा वो देख लेता है, पहुंच जाता है कॉलेज में, फिर पता चलता है यार ऐसा तो कुछ है ही नहीं, तो फोटो में बड़ा सुंदर लगता था। और वहाँ पे फिर अगर हिडन फीस आ जाए, तो एक मिडिल क्लास का आदमी जो ज़मीन बेच के एफडी तोड़ के फीस भरता है कॉलेज की, उसके लिए 2 लाख रुपए बढ़ जाना भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है सर। वो कहाँ से पैसे लाते हैं हमने देखा है। लोग आते हैं और ये तक कहते हैं कि हम बच्चे के लिए ज़मीन बेच देंगे, बेचते भी हैं, हम लोन ले लेंगे। हालांकि मैं मना करता हूँ, मैं पहले बोलता हूँ कि आप 1 साल की मत सोचो, 5.5 साल की सोच लो। आने जाने का एक्सपेंस सब जोड़ के अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ही ये करिए, अदरवाइज दूसरे ऑप्शंस हैं। तो आउट ऑफ द वे जाके तो किसी भी चीज़ को नहीं करना चाहिए। तो काउंसलर डेफिनेटली मदद करता है। काउंसलर जब आप बहुत परेशान होते हैं तब अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको रिलैक्स कर सकता है। जी हाँ, एटलीस्ट हमारी पूरी टीम में हम क्लियर बताते हैं या तो हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर उम्मीद है तो कम है, ये भी बोल देते हैं कि कम उम्मीद है, ट्राई कर लो लास्ट तक, नहीं तो अभी से तैयारी में जरूर जुट जाओ। काउंसलर का मुझे लगता है कि एक लाइन में अगर मैं बोलूँ, काउंसलर का काम है कि डेटा को, बच्चे को सही से समझाना और रियलाइज कराना कि आप में ना इतनी पॉसिबिलिटी है। हम आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बोलेंगे कि हम आपको बोल दें और हो जाए, फिर बाद में नहीं हो। बहुत अच्छा सवाल है निखिल हाँ, सर। तो मुझे लगता है कि हम लोग पहले ही मना कर देते हैं। हाँ, जो नहीं होने वाला होता है उसको हम पहले ही दूर कर देते हैं, बेटा होगा नहीं। हर साल ऐसे बहुत बच्चे मिलेंगे, वो बोलेंगे सर आपकी पेड काउंसलिंग ले लूंगा तो सरकारी सीट मिल जाएगी। और हम उनको बोल देंगे बेटा अगर मेरिट नहीं है ना तो आपको प्रधानमंत्री भी सीट नहीं दिला सकते, वो जमाना ही नहीं है। जो होना है मेरिट पे होना है। हाँ, आपके स्कोर पे आप बेस्ट क्या लोगे, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि कट ऑफ का कोई भी ट्रेंड रिपीट नहीं होता है। जो कट ऑफ का ट्रेंड है वो हर साल एक डिफरेंट सिचुएशन होती है, हर साल कुछ नए नॉर्म्स आते हैं सर, नॉर्म्स का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। बिल्कुल। जो रूल्स नए बन गए, बहुत सारे रूल्स अभी चेंज। और जब हम लोग मल्टीपल स्टेट की काउंसलिंग करते हैं तो एक स्टेट की कट ऑफ दूसरे को अफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल, अगर उत्तर प्रदेश की कट ऑफ हाई चली जाए तो राजस्थान का बजट बढ़ जाता है, और जब राजस्थान का बजट बढ़ता है तो फिर कर्नाटक का बजट बढ़ जाता है। मेरिट सीट की बात करें, अगर केरल की कट ऑफ बढ़ जाएगी तो फिर कर्नाटक की बढ़ जाएगी, कर्नाटक की बढ़ेगी तो छत्तीसगढ़ की बढ़ जाएगी। डिपेंडेंसी है ना सर, हाँ, ऑडियंस क्योंकि तो बच्चे तो वही है ना हाँ। जो सब जगह जा रहे हैं और उनकी मजबूरी है, वो कम फीस के ऑप्शंस ढूंढ के जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई बहुत पसंद कर रहा है कि नहीं ठीक है हम नॉर्थ से हैं तो केरल चले जाएं पढ़ने, लेकिन मजबूरी है, कम फीस देख कर जाते हैं लोग वहाँ पे। तो इन सारी चीज़ों को समझने में एक काउंसलर डेफिनेटली मदद करता है, और अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो काउंसलर आपको लेना चाहिए, काउंसलर की मदद लेनी चाहिए। नहीं भी कर सकते हैं ना तो इसी यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे चैनल्स हैं जो बहुत ईमानदारी के साथ, ऑथेंटिक डेटा के साथ आपको जानकारी देते हैं। मेनली मुझे लगता है कि डेटा एनालिसिस करते रहें, अगर एफर्ट कर सकते हैं तो काउंसलर की हेल्प लें। बिल्कुल, बिकॉज कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा ही डिलीवर कर सकते हैं। बिकॉज डेफिनेटली जस्ट टू थिंक इट कि आप जो चीज़ पहली दफ़ा कर रहे हैं जी, और अब उसको हम सालों से कर रहे हैं। हाँ, और मल्टीपल स्टूडेंट्स के साथ में किया हुआ है, बहुत सारे बच्चों को मतलब गाइड किया हुआ है, तो एक उनका भी एक एक्सपीरियंस मैटर करता है। सर एक पार्ट और अपॉर्चुनिटी के टर्म्स में बोलूँगा, बिकॉज सोशल मीडिया का ज़माना है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। क्या कभी आपको अगर एलन, वेदांतु, फिजिक्स वाला कोई बड़ा ब्रांड है काउंसलिंग के लिए अप्रोच करता है, क्योंकि एक्सपीरियंस है, अनुभव अच्छा है, तो मुझे लगता है यूटिलाइज होना चाहिए। और मुझे ये भी लगता है, और मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कुछ इंस्टीट्यूशन से कि कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट निकालो यार कि जिसमें इंस्टीट्यूशन मतलब कुछ बच्चों के साथ में जो गड़बड़ी हो रही है, ये गड़बड़ी होना हम अगर इंस्टीट्यूशन से ही बंद कर देंगे तो एक बहुत अच्छे लेवल पे एक बेनिफिशियल रहेगा। तो क्या कभी कुछ ऐसा प्रपोजल आता है तो आप जाएंगे? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ
क्योंकि एक बार फिजिक्स वाला का कुछ ऐसा एक एनालिसिस चल रहा था, अच्छा तो उन्होंने बीएमएस के लिए मुझे रीच आउट किया हुआ था। अच्छा। नहीं सर, देखिए यहाँ पे तो हम लोग जो भी मेहनत करते हैं, जो भी एफर्ट्स लाते हैं, वो बच्चों के लिए होता है, ये पहली प्रायोरिटी है। और सेकंड, अपना भी बिजनेस है, तो टाइम की कमी ज़रूर होती है, लेकिन फिर भी अगर कोई बड़ा प्लेटफॉर्म ऐसा मिलता है जहाँ पे मैं एक साथ ज़्यादा बच्चों को डायरेक्टली एड्रेस कर सकूं कि सही चीज़ें क्या है और उनको आगे क्या प्लानिंग करनी है, तो मुझे खुशी होगी जाने में। क्योंकि एक्चुअल में इन्हीं जी। प्लेटफॉर्म के पास में एक बच्चों का बहुत अच्छा फेथ है, बिल्कुल बिल्कुल। और ये कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत जी अच्छा हाँ। इनिशिएटिव भी दे रहे हैं, जी है ना। इनकी तो मैं इस चीज़ की तारीफ करूंगा उसमें। जी जी। और बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा काउंसलिंग वाले पार्ट हाँ बिल्कुल, या तो वो खुद ही अच्छे से इंफॉर्मेशन लेके, अच्छे से डेटा लेके वो खुद ही कर ले। मैं चाहूंगा कि हाँ, नहीं नहीं, फिर वेलकम, कोई दिक्कत कि नहीं है। जैसे मेरे मन में बड़ा था कि हम अपने बच्चों को एक बार जी आप अपने प्लेटफॉर्म पे लाएं जरूर और उनसे पॉडकास्ट में पूरी चीजें पूछ डालें, जरूर पूछ सकते हैं आपसे। जरूर जरूर। तो एक मन में मुझे लगता है कि एक कोशिश है यार, ये जो हम हाँ। सभी कर रहे हैं, नहीं नहीं बिल्कुल तो ये कोई भी कर सकता है। बिल्कुल। और ये मैं फ्यूचर में आपसे भी पूछने वाला हूँ बीएमएस के बारे में। श्योर सर, हम उसके लिए बिल्कुल प्लान करेंगे। देखिए अल्टीमेट हम जैसे जो लोग हैं, इनकी जो पहला हमारा जो एम है वो ये है कि हमको लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देनी है। बिजनेस हमारे लिए हमेशा सेकेंडरी है, वो सेकेंडरी ही रहेगा। जहाँ बच्चों की भलाई की बात होगी वहाँ पे मैं मिलूँगा। ये बात सही है जी। अब थोड़ा थोड़ा सा हम आएंगे कि सरकारी कितने पे मिलेगा, अच्छा, सेमी गवर्नमेंट कितने पे मिलेगा भैया, है भी कि नहीं है। सेमी मतलब गवर्नमेंट। सेमी गवर्नमेंट के नाम पे इतना सर सर्चेज नहीं सही है सर। मैं हर साल इस पे वीडियो भी बनाता हूँ और उस पर बहुत व्यूज़ भी आते हैं। मकसद यही होता है कि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए, बट पेशेंस कम है लोगों में। मैं देखता हूँ उसी वीडियो में मैंने जिसमें डिटेल्स में सारी बातें बताई हुई हैं, नीचे लोग कमेंट करके पूछते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मुझे सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा क्या। मैं बोलता हूँ देख तो लो यार, उसमें साफ बताया कि यूपी में है ही नहीं सेमी गवर्नमेंट कॉलेज। तो देखिए ये बहुत नॉर्मल सी ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अगर सरकारी कॉलेज नहीं मिल रहा है तो तुरंत दिमाग में आता है सेमी गवर्नमेंट, मतलब जहाँ कम फीस लगती होगी। मजबूरी है बच्चों पहले की। इस चीज को एक लाइन में क्लियर करिए, है या नहीं है। देखिए सेमी गवर्नमेंट बेसिकली एक टर्म है, ठीक है, जो बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल होने लगा। ये बात सही है। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनमें गवर्नमेंट ने या तो सब्सिडी दी या उनको बोला कि इतनी % की सीट पे आपको कम फीस लेनी है, ताकि डोमिसाइल्ड बच्चों को इसका फ़ायदा मिले। देखिए ये जो डोमिसाइल्ड वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट जैसे मुझे है। लगता है कर्नाटक में है। हाँ, साउथ में तो सभी जगह पे है। कर्नाटक में 40% सीटें 1.45 लाख पर ईयर की फ़ीस पर हैं। आंध्र प्रदेश में 50% सीटें प्राइवेट कॉलेजेस में सिर्फ 15,000 की फ़ीस पे हैं। तेलंगाना में 50% सीटें मात्र 60,000 की फ़ीस पर है। तमिलनाडु में भी है, पौंडीचेरी में भी, साउथ में सब जगह है। नॉर्थ में हम आते हैं तो नॉर्थ में गुजरात एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे इस तरीके की व्यवस्था है। जो GMER के वहाँ कॉलेजेस हैं, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कॉलेजेस हैं, वहाँ पे ये व्यवस्थाएं हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे हाई कट ऑफ वाले स्टेट्स हैं, राजस्थान है, हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पे है ही नहीं। सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो यहीं थी, सबसे ज़्यादा बच्चे यहीं पर हैं। नाम मात्र के हरियाणा में एक महाराजा अग्रसेन है जिस पर जो कट ऑफ है वो उनके स्टेट कट ऑफ में भी काफ़ी ऊपर चली जाती है। हाँ, सेमी गवर्नमेंट है सर। और तो जैसे सेमी गवर्नमेंट के बारे में जैसे आपने बताया ये जी चीज़, जी, तो ये तो ऑल इंडिया कोटे में भी पार्टिसिपेट करते होंगे। नहीं करते हैं, सिर्फ स्टेट के बच्चे यहाँ पढ़ सकते हैं। एक दो एक्सेप्शंस हैं, जैसे महात्मा गांधी वर्धा, महात्मा गांधी वर्धा, अब उसकी फ़ीस 3-4 लाख रुपए है। तो अब कई बार बच्चे को ये लगता है उसकी फ़ीस ज़्यादा है तो कट ऑफ कम जाती होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। ना ना ना, वो कॉलेज इतना रेपुटेड है कि उस पर भी जो कट ऑफ है ना, बच्चा ढूंढ के भरता है। हाँ, वो ढूंढ के भरते हैं। महाराजा अग्रसेन की आपने बात करी जी तो इसका जो ऐसे सेमी गवर्नमेंट है, जी, तो ये प्राइवेट में से सीट है या ये सेमी गवर्नमेंट ही है। देखिए प्राइवेट और सरकार दोनों की एक पार्टनरशिप मैं होती है। थोड़ा सा जो कंफ्यूज हो रहा हूं, जरूर, दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाँ, अगर सेमी गवर्नमेंट है जी, तो 15% सीटें ऑल इंडिया कोटे में जाएंगी। नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट की सीटें जाती हैं। ओके। अभी गुजरात में जो नए सेमी गवर्नमेंट है वो स्टेट पे ही रह जाएगा, वो स्टेट में ही रह और जाता उसकी है। 100% स्टेट पे ही हाँ, होंगी और स्टेट डोमिसाइल चाहिए जैसा होगा। मैंने कहा कि MGM वर्धा वाला एक एक्सेप्शन है, और अभी कुछ GMER गुजरात में आए हैं, उनकी कुछ सीटें जा रही हैं ऑल इंडिया कोटे में, बट हरियाणा वाले कॉलेज की नहीं जाती। तो ये स्पेसिफिक उन्हीं स्टेट्स के लिए है जिनका आपने नाम लिया पहले। जी बिल्कुल। बाकी यूपी में नहीं है, एक भी नहीं है। राजस्थान में गीतांजलि मेडिकल कॉलेज में 250 में से सिर्फ 10 सीटें हैं। हाँ, वो 10 तो मोस्टली लोगों के लिए है। हाँ,
अब थोड़ा सा बिहार की तरफ रुख करेंगे, है ना, बिहार, ताकि इस पॉडकास्ट के बाद मुझे लगता है कि बच्चे अवेयर हो जाएं, जी, चीज़ों को समझें जरूर, और अपनी काउंसलिंग को एक बेहतर तरीके से करें। हाँ बिल्कुल, बिकॉज जो अवेल कर ले रहे हैं पेड काउंसलिंग, उनके लिए मोस्ट वेलकम है। जो नहीं भी कर पा रहे हैं वो भी हमारे चाहते हैं कहीं ना हाँ कहीं। हम बिल्कुल उनको भी बिल्कुल, बहुत प्यार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं, और तो उनका भी प्यार हमें मिलता हाँ, है। तो मैं चाहता हूँ कि हम उन तक भी चीज़ें पहुँचाएं। जरूर। तो बिहार के बारे में क्या राय है? बिकॉज बिहार की कट ऑफ नहीं आती है, मेरिट लिस्ट नहीं आती है, बिहार का बच्चा तो कंफ्यूज है, बाहर का बच्चा भी कंफ्यूज जी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका क्या कंसेप्ट है? देखिए, बिहार के लिए बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तो वहाँ मेरिट वाले कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं, और बावजूद इसके उनको सही से वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। एक तो कॉलेजेस बहुत कम हैं। प्राइवेट कॉलेजेस की बात की जाए तो प्राइवेट कॉलेजेस भी बहुत लिमिटेड हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं। और इन सबसे बड़ी बात है कि उनकी काउंसलिंग की पॉलिसी वो बिल्कुल भी सही नहीं है। एक तो पहले उनकी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया थी वही गलत थी, उसमें पिछले साल सुधार आया है। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि लास्ट ईयर मुझे लगता है बिहार एकमात्र ऐसा राज्य था जिसने मेरिट लिस्ट जारी नहीं की। उसने मेरिट लिस्ट पब्लिक ही नहीं की, और नहीं कट ऑफ पब्लिक की। कट ऑफ में क्या देते हैं, बस कैंडिडेट का रैंक देते हैं। ठीक है, आपकी रैंक 450 है, मेरी 300 है, ठीक कॉलेज है, का नाम नहीं देते हैं। हाँ, नहीं, मैं मेरिट लिस्ट, जब कैंडिडेट्स की मेरिट जो बनती है ना पूरे स्टेट लेवल पे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मतलब स्टेट मेरिट लिस्ट। हाँ, कि मैं 300 मेरिट पे हूँ, ये मुझे मेरा पता है। कितना नंबर आया? आप 450 पे हैं, ये भी मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे आपका स्कोर नहीं पता। ठीक है, ओके, ठीक मतलब है, समझ गया, समझ हाँ, गया, समझ आप गया। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ। ठीक है, अब मैं 300 पे हूँ, हो सकता है और मेरा नंबर कम allotment हो। स्टेट मेरिट पे हो रही है ना? अलॉटमेंट स्टेट मेरिट पे हो रही, हो सकता है मेरा नंबर कम हो 300 मेरिट कुछ पे। घपलेबाजी है सर। देखिए, कह नहीं सकते, लेकिन अगर नहीं है तो इनको ईमानदारी से वो लिस्ट पब्लिक करनी चाहिए थी। अगर मैंने ईमानदार बहुत हैं ईमेल किए, मैंने बहुत बार फ़ोन पे भी कहा, सारे स्टेट्स करते हैं। और ये देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट पावर टूल है। हमारे पास लोग आते हैं और वो बोलते हैं कि वहाँ पे इतने में एडमिशन हो जाएगा, वो मुझे बोल रहा है सरकारी कॉलेज में करा देगा। मैं सीधा पूछता हूँ कि एक कॉलेज है, 150 सीट है, उस 150 सीट की सीट मैट्रिक्स काउंसलिंग की वेबसाइट पर है, मेरिट लिस्ट काउंसलिंग की वेबसाइट पे है, अलॉटमेंट होती है, एडमिशन लिस्ट काउंसलिंग के वेबसाइट पर है। बिल्कुल बात सही। अब जो आपको कोई किसी भी कोटे से एडमिशन करा रहा है, राज्यपाल कोटा है, सेंट्रल पूल कोटा है, कई सारे कोटे हम लोग सुनते रहते हैं। मिनिस्ट्री कोटा। हाँ, मिनिस्ट्री कोटा है। लोग बोलते हैं हमारे पास स्पेशल कार्ड है, उससे हम लोग काउंसलिंग करते हैं, आपको अलॉटमेंट आ जाती है। अच्छा, तो 150 कोई सीट ना का कोई तो एक सर देखिए कितनी अच्छी बात है, 150 सीट का हिसाब किताब है हमारे पास। और आपका जो स्पेशल कोटे से बच्चा जाएगा, उसके लिए क्लासरूम में अलग से सोफा लगेगा, लगना उसकी चाहिए। डिटेल्स कहाँ है? तो इस पे एक चीज और है कि जैसे आपने बताया कि सीट मैट्रिक्स होनी चाहिए, वो है सीट मैट्रिक्स आती है बिहार की? सीट मैट्रिक्स तो आती है, बट मेरिट लिस्ट ही नहीं आती ये तो है। स्कैमर्स हैं कि कोई ना कोई एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर देते हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इसका सपोर्ट है, बढ़ावा है, मुझे ऐसा लगता है। और नहीं भी है तो फिर लापरवाही भी तो है। जिम्मेदारी तो आपकी है ना स्टेट काउंसिलिंग की। तो बिहार गवर्नमेंट को इस पे कुछ स्टैंड लेना चाहिए ना। बिल्कुल लेना चाहिए, मैं तो कई बार लिख कितने चुका सालों हूँ। से सर इस चीज को चल रहा है? नहीं, ये लास्ट ईयर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। इससे पहले वो कट ऑफ देते थे, मेरिट लिस्ट तो नहीं देते थे, लेकिन स्कोर वाइज कट ऑफ दे देते थे। बट लास्ट ईयर कुछ पता ही नहीं है कि किसका मैं एडमिशन भी 2 कहाँ साल हुआ से है। जो वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। हाँ, मैं भी नहीं बना पा रहा हूँ। बच्चे पूछते हैं सर बिहार का वीडियो बनाओ, क्या बनाएं, स्टेट कट ऑफ कितनी, उससे आपको आपकी पोजीशन पता ही नहीं चलेगी। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। जी, मुझे जो अंदर से फीलिंग आ रही है, इसमें दबा के स्कैम हो रहा है। नहीं हो सकता है सर। अदरवाइज इनको दिखाना चाहिए मेरिट लिस्ट। अगर हाँ, आप साफ नहीं, हो, कोई वजह नहीं है अगर छिपाने आप की। फेयर हो, जी। तो आपको दिखाने में किस चीज़ का डर है बिल्कुल नहीं। कि आप प्राइवेट कॉलेज में स्कैम कर रहे हो? और जब आरोप लग रहा है तब तो आपको और भी दिखाना चाहिए, अगर आप ईमानदार हैं तो। हाँ, मैंने इस चीज़ को तो मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, इनसे जी। रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ बिहार जी, गवर्नमेंट जी, से। और मैं चाहूँगा कि और भी जो लोग देख रहे होंगे जी, उस चीज़ को, बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी यूट्यूब कम्युनिटी के भी लोग इस चीज़ हाँ, को बोलें बिल्कुल बोलना चाहिए। कि भाई मेरिट वो तो दो यार, कट ऑफ नहीं दोगे तो बच्चा किस बेस पे जो चीज़ एग्जैक्टली मेरिट लिस्ट इसलिए भी पब्लिक की जाती है कि जो पारदर्शिता है वो बरकरार रहे। पहले ये चीज़ें नहीं होती थी, जब से ये चीज़ें आई हैं तब से देखिए कि सब कुछ कितना अच्छा है। क्योंकि स्कैमर्स का एक बहुत बड़ा मार्केट है सर। नहीं है सर, देखिए। और उनको इस चीज़ का एक बेस मिलता है, इस चीज़ का एक जुमला मिलता है कि देखा ना बिहार का कट ऑफ आता है क्या? नहीं आता है। हम करा देंगे। हाँ, हम करा देंगे। तो ये वाला आपको पता कॉन्फिडेंस आता है ना। हाँ, तो इस चीज़ को मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सुधार करना चाहिए। वाकया क्या याद आ रहा है वो बताता हूँ। एक बार हमारे यूपी में आई थिंक 2021 में जी। स्कैम हुआ यूपी आयुष की काउंसलिंग में।
अच्छा, वो बिना क्वालिफिकेशन हाँ, हाँ, के, disqualified बिल्कुल वालों बिल्कुल बिल्कुल, जो नीट क्वालिफाइड नहीं है वो भी आयुष में एडमिशन क्योंकि ले हाँ लिए हाँ, थे। तो उसमें जी क्या जी। होता था कि थर्ड पार्टी एजेंसी के पास में कॉन्ट्रैक्ट था काउंसलिंग का, तो वो पहले मतलब सालों से चल रहा था इस चीज़ को। मैंने बहुत बार पहले भी इस दफ़ा इस पे आवाज़ उठाई, बच्चों को बोला, पेरेंट्स को समझाया अपने लेवल पे। कॉलेज की भी मिली हाँ, मदद होती है कॉलेज इसमें। की भी, मतलब इस पे जो कॉलेजेस यार की तो ऑथराइज सर पर्सन है 90% कॉलेजेस हैं जिनकी पहली प्रायोरिटी है पैसा कमाना, जितना ज़्यादा मिल जाए हाँ, उतना ले नहीं उस लेना पे भी आएंगे अभी। है। जी। तो अभी उस पे क्या हुआ कि डिसक्वालीफाइड को पहले प्राइवेट पे भेजते थे, अच्छा। फिर लोगों ने क्या किया कि प्राइवेट पे छोड़ो, अब तो एजेंसी के वो लोग शायद जेल की जो है हवा अपनी ले रहे हैं बढ़िया सी, हाँ हाँ, वो तो न्यूज में और था सर। प्राइवेट के बाद उन्होंने गवर्नमेंट में भेजना शुरू कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो याद है सर। हाँ, और फिर उसके बाद में फिर उस पर एसटीएफ बैठी और खूब डंडे बजे। तो इस पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा महक आ रही है। नहीं आप क्या कहना चाहोगे इसके नहीं, बारे में? आपने कहा तो मुझे भी वो वाकया याद आ गया। एक पेरेंट्स से मेरी बहुत बहस हुई थी। हम्म। वो बोले कि मुझे लोग करा के दे रहे हैं, आपका कोई कांटेक्ट नहीं है, आप नहीं करा सकते हैं। हम बोले सर हम गलत काम करा ही नहीं सकते हैं और आपको कहेंगे भी नहीं। हाँ, कर भी नहीं सकते। ठीक है, तो बोलते नहीं आपको फिर कुछ नहीं आता है। मैंने हाथ जोड़ लिया, हम बोले सर मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे जितना आता है मैं आने बहुत का खुश भाई, हूँ। कराने से क्या संबंध है? हाँ, और बाद में मैंने न्यूज में देखा कि पूरा ये स्कैम था, लोग पकड़े गए उसमें और कॉलेजेस भी इन्वॉल्व थे। तो अब कॉलेजेस और स्कैमर्स को पकड़ेंगे थोड़ा सा हम, जी। कि जैसे नीट का स्कैम भयंकर तो चल ही रहा है, जी पता ही जी है जी, आपको। पेपर लीक। अब दूसरा बिहार वाला, बिहार, राइट। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब जो कोचिंग इंडस्ट्री है उसके लिए मैंने रिक्वेस्ट की जी। थोड़ा सा और रहेंगे ठीक कि है। जितने स्कैमर्स हैं जी वो कहीं ना कहीं बहुत एक्टिव हो जाते हैं। क्या प्राइवेट कॉलेज में जी विदाउट काउंसलिंग जी, या कोई स्पेशल कोटा, राइट। या वो किसी दूसरे स्टेट का डोमिसाइल बनवा के वहाँ की सेमी गवर्नमेंट सीट बिल्कुल, क्या बिल्कुल। दे सकते हैं, या ऐसी क्या कोई पॉसिबिलिटी है, या कभी कुछ ऐसा हुआ हो तो हमारे मन में भी वो रहे कि लड्डू खाने के बाद में कुछ ऐसा है क्या? नहीं सर, आपको अच्छे से कोई जानता बढ़िया हूँ। कोई सर सीक्रेट नहीं, वाली नहीं, ये ईमानदार लोगों को ऐसे लड्डू नहीं पसते हैं। कोई ऐसा होता है। कोई ऐसी सीट हो जो आप पेड काउंसलिंग में देते हो, वो और मुझे मैं पब्लिकली नहीं बताता हूँ, ऐसी सीट है। मैं अभी थोड़ी देर में आपको बता दूंगा। है ऐसी वाकई में सीट है, वो भी सरकारी कॉलेज में, और उसका बजट भी बताऊंगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले वो बता देता हूँ कि क्या नहीं होता है। ठीक है। अभी आऊँगा आपके पेड काउंसलिंग चार्जेस। बिल्कुल बताऊंगा सर, इसमें कोई ऐसी छिपाने वाली बात ही नहीं है। और जैसा आपने पूछा, कोटे की आपने बात की, तो थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि सीट मैट्रिक्स में मेंशन होता है कि किस कोटे में कितनी सीटें हैं। तो एक सेंट्रल पूल कोटा है जिसके नाम पे बहुत ज़्यादा स्कैम हर साल सुनने को मिलता है। लोग बोलते हैं कि मिनिस्ट्री कोटे से, सेंट्रल पूल कोटे से हम आपको सीट दिला सेंट्रल देंगे। पूल कोटा क्या है और मिनिस्ट्री कोटा क्या है? मिनिस्ट्री कोटा कुछ भी नहीं है सर। ये स्कैमर्स का वर्ड है। हाँ, बस ऐसे ही है, ये ऐसे ही है, कन्विंस करने के लिए। सुन के बड़ा अच्छा लगता है, अरे मिनिस्टर तो करा ही देंगे। सिस्टम है। ठीक है। और सेंट्रल पूल कोटा एक्चुअली एग्जिस्ट करता है किनके लिए है वो भी बता देता हूँ। यूनियन टेरिटरीज, खासकर वो जहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस नहीं है। ठीक है, उन लोगों को देश भर में कई सारे स्टेट में कुछ कोटे में सीट मिलती हैं, और कुछ सेंट्रल एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी जॉब है जो गवर्नमेंट जॉब में और ट्रांसफरेबल जॉब में है, उनके लिए कुछ सीटें होती हैं। तो ऑब्वियसली वो उनको मिलेंगी ना, तो आप कैसे उसका- प्रूव करोगे? हाँ, उसका एक एलिजिबिलिटी होता होगा। डेफिनेटली होता है जब ना। एलिजिबिलिटी में क्वालिफाई करेगा तभी होगा। हाँ, और इसकी देखिए नीट तो उनको भी क्वालिफाई हाँ, करना हाँ, है, और और इसकी दूसरी एलिजिबिलिटी आपकी ये है कि आप सेंट्रल जॉब में हो, अंतर्गत आते हो कि नहीं आते हाँ, हो। या ऐसे यूनियन टेरिटरी से आते हो जहाँ कॉलेज ही नहीं है। लद्दाख में कोई कॉलेज नहीं है, जम्मू कश्मीर में उनके लिए कोटा होता है। नॉर्थ ईस्ट के लिए भी है ऐसा कुछ? हाँ, नॉर्थ ईस्ट के लिए भी है सर। तो नॉर्थ, पहले अगर हमको सेमी गवर्नमेंट में सीट लेनी है तो हम कहीं ना कहीं स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी चेक करेंगे। सेमी गवर्नमेंट में सीट लेनी है, बहुत सिंपल फार्मूला है। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप देख लीजिए वहाँ सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है कि नहीं है। और मैंने पूरी लिस्ट अपने एक और वीडियो सेंट्रल में दे पूल दी कोटा है। में लेना है तो आप अगर सेंट्रल एम्प्लॉय हैं, आपके मम्मी पापा कोई हैं, उनकी तो जॉब वो ऑल इंडिया ट्रांसफरेबल कोटा है। काउंसलिंग होती है। किसकी? नहीं, वो नॉमिनेशन आता है। ओके, वो स्टेट काउंसलिंग में नॉमिनेशन आता है गवर्नमेंट तो की तरफ उसके से। लिए हमको स्टेट काउंसलिंग में अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, रजिस्टर तो करना ही पड़ेगा स्टेट आपको। काउंसलिंग पर रजिस्टर करना पड़ेगा। ओके, और वो सेंट्रल पूल कोटा हमको ये जानना चाहिए कि किस किस कॉलेज में है, तो हम उन सारे कॉलेज के लिए हाँ, एलिजिबल लेकिन ये होंगे। उनको ही जानना है ना जिनको इसका बेनिफिट है। तो बच्चा एलिजिबल हो जाता है सर, कहीं ना कहीं सरकारी सीट है तो।
नहीं, तो अगर आपके पास बेनिफिट है तो डेफिनेटली है। ऐसे जैसे तो और for बहुत सारे example, मैं एक्स यूपी सर्विसमैन कोटा है, फ्रीडम फाइटर कोटा है, तो वो तो उन्हीं को उसमें मिलेगा ना जिनके clarity लिए है मुझे। एलिजिबल है। जैसे मैं यूपी से हूँ, ठीक है। अब मेरे फॉर एग्जांपल पेरेंट्स डिफरेंट डिफरेंट स्टेट पे जॉब किया और वो दिन उस सेंट्रल पूल कोटा के अंडर आते हैं, तो हम कौन कौन सी स्टेट की काउंसलिंग अप्लाई करेंगे? हम कितनी भी अप्लाई कर सकते हैं या उसकी कोई लिमिटेशन है? नहीं नहीं, सेंट्रल पूल कोटे में जितनी सीट्स हैं उन सब पे आपकी मेरिट बनेगी। यूपी में भी है, तो उसकी क्या दूसरे अलग स्टेट्स में काउंसलिंग भी होती है। क्या? हाँ, मैं तो बोल रहा हूँ नॉमिनेशन होती है, डिपार्टमेंट की तरफ से नॉमिनेशन होती है। वो सीटें जो है ना, उनका बस आपको सीट मैट्रिक्स में नंबर दिखेगा, अलॉटमेंट नहीं दिखेगी कभी भी किसी भी स्टेट की काउंसिलिंग में। ओके। वो नॉमिनेट होती हैं। जैसे एम्स में 7 सीटें फॉरेन नेशनल्स की हैं। अब मैंने ये भी देखा कुछ यूट्यूबर्स को कि उसके बारे में भी बोलते हैं कि बेटा फॉरेन नेशनल कोटा बनवा लो, 350 पे भी एम्स दिल्ली मिल जाएगा। अरे नहीं, फॉरेन नेशनल मतलब क्या, जो दूसरे Already देश के हैं। हाँ। एनआरआई की बात नहीं हो रही है, ओसीआई पीआईओ की बात नहीं हो रही है। अलग अलग चीज़ है ना दोनों, ये तो बिल्कुल अलग हैं। हमारी जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं वहाँ पे जो जैसे फॉरेन नेपाल, नेशनल्स हैं, बांग्लादेश, नेपाल को नहीं माना जाता है। एनआरआई में नहीं आता नेपाल। नहीं, नेपाल को एनआरआई में नहीं, वीज़ा पासपोर्ट लगता नहीं ना हमारे यहाँ बीच में आने जाने में। ये तो मतलब नाइबर कंट्रीज हो गए ना। हाँ, आप इजराइल कह लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके के जो भी देश हैं उनके लिए अगर वहाँ से कोई स्टूडेंट यहाँ पढ़ना चाहता है तो वो भी नीट के एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करेगा और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में नॉमिनेशन आएगी। वो नॉमिनेशन आता है, मतलब आम आदमी के तो बस की बात ही नहीं कि उस सीट के बारे में वो सोच भी सके। तो इस सब पे ये मतलब स्कैमर्स का तो भैया जुमलेबाजी का तो फायदा मिलता मैं है ना आपको इस एक पे। किस्सा बताता हूँ उत्तर प्रदेश का। 3-4 साल पहले की बात है। एक लड़के का फ़ोन आया, बहुत डरा सहमा सा। वो बोला कि सर राज्यपाल कोटा होता है क्या? मैं बोला मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। बोला मेरा तो सर एडमिशन हो गया। हमने अच्छा कहाँ? तो बोला किंग जॉर्ज में। एडिट हमने करके दे कैसे? दिया होगा। नहीं नहीं, पक्की रसीद थी। तो उसने एक चिट्ठी भेजी, अभी भी चिट्ठी है हमारे पास, और उस चिट्ठी में लिखा हुआ है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। उन्होंने एड्रेस किया था किंग जॉर्ज के प्रिंसिपल को, और लैंग्वेज भी बड़ी अजीब सी थी। उस बच्चे का नाम था और आगे लिखा हुआ था बिना किसी टाल मटोल के इनका एडमिशन एमबीबीएस के वर्ष 2019-20 में तत्काल किया जाए। और कमाल की बात यही कि उसमें काउंसलिंग शुरू नहीं हुई थी और उसका एडमिशन हो गया। मैंने बोला कितने दिए? उसने कहा सर 3 लाख। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कहाँ दिए? कॉलेज के अंदर। किसको दिए? ऑफिस में दिए? बोले नहीं सर, कैंपस में ही, कैंटीन के पास। हम बोले जाओ। स्कैम है ना सर ये तो, प्योरली स्कैम है। कोई राज्यपाल कोटा होता ही नहीं है और इस तरीके से एडमिशन कहाँ होता है? और वो चिट्ठी भी फर्जी है, बिल्कुल फर्जी है। वो भी एडिट करके बना दी। हाँ, तो बहुत कौन सी बार बड़ी बात अलॉटमेंट है? लेटर भी लोग एडिट करके बना देते हैं। हाँ सर, तो देखिए उस क्योंकि पेरेंट्स को जैसे मतलब स्कैमर्स क्या करते हैं, वो काउंसलिंग से दूर रखते हैं बच्चों को। हाँ बिल्कुल। क्योंकि वो काउंसलिंग जान जाएगा तो उसका बेस समझ हाँ, जाएगा, सही बात उसकी है। रूल समझ जाएगा, तो वो उसको एकदम दूर रखते हैं। उसको बोलते हैं कि हम तुम्हारा एडमिशन करेंगे, तो मेरे से ही मिलो, मुझे कोई देखो काउंसलिंग पोर्टल की तरफ ना देखो। मुझे होटल में पैसे दे दो 50। हाँ, होटल और कैफे वाला ये क्या है? ये तो क्लियर पता चल जाना चाहिए। कुछ भी हो रहा है, एडमिशन हो रहा है, तो उसकी एक निश्चित प्रक्रिया है। रिपोर्टिंग कॉलेज में होती है, एडमिशंस कॉलेज में कैंटीन होने में हैं, नहीं तो फिर होती होटल कहाँ से आ गया? कैंटीन कैंटीन कहाँ में भी से आ नहीं गया? होती है, हाँ। इवन कैंपस में भी कहीं और क्यों जाएंगे? प्रॉपर एडमिशन ऑफिस होता है हर कॉलेज में, वहाँ जाएंगे। जो ऑथराइज वहाँ एडमिशन ऑफिसर है मुझसे बात करेंगे, उसको पता है ना एडमिशन के बारे में। तो यहाँ तो होटल में ही आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है। आप जब कॉलेज पहुँचते हैं तो पता चला कि यार स्कैम हो गया। 5 स्टार होटल पे है ना, 5 स्टार होटल, लाखों रुपए कैश हाँ कर लिए बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल, लाखों रुपए। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि लोगों को ये पता हो। देखिए, हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए अच्छा सोचते हैं, हर बच्चा अच्छे कॉलेज में जाना चाहता है, ये एक बात है। लेकिन इसके साथ साथ आपको अपनी ईमानदारी को बरकरार रखना, कभी लालच में नहीं आना है। अपनी ऐसी कोई चीज़ें नहीं स्कोरिंग होती के हैं। हिसाब से जो मिल रहा है वो हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। एक्सेप्ट करना चाहिए। उस बच्चे के साथ भी वही हुआ, उसका स्कोर 250 था, उसको प्राइवेट मिल सकता था तो गया सरकारी लेने, और वो भी KGMU सोच रहा है। और एक आपका सवाल था कि ऐसा कुछ हिडन है, तो मैं आपको बता दूं इस तरीके का कोई भी कोटा नहीं होता है। निराश ठीक है? कर दिया आपने तो। हाँ, एक कोटा है, उसको डोनर्स कोटा बोलते हैं। क्या? डोनर्स कोटा ये वेस्ट बंगाल में है। मुझे लगता है 7-8 सीट्स हैं इसमें, और वेस्ट बंगाल के जितने पुराने कॉलेजेस हैं, RG कर है, IPGMER है, इन सब में 2-2 1-1 सीट जो हैं इस डोनर्स कोटे में। किन की हैं? ये नेपाल की एक फैमिली की हैं, और इस पर नॉमिनेशंस नेपाल से आती हैं। ओके। ठीक है, तो मुझे भी धीरे धीरे ये चीज़ें पता चली। मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने कोलकाता से ये बताया। तो उस लेकिन पे जैसे ये जो आपने बताया कि डोनर्स कोटा जी है, जी, तो इस पे जो सीट नॉमिनेट होती है वो किसी भी स्कोरिंग पे हो जाती है?
शायद हो जाती है। मैं बहुत रिसर्च इस पे नहीं किया, मेरे इंटरेस्ट ऑफ फील्ड में ये नहीं आता है। लेकिन एक बात मुझे ज़रूर पता चली, उन लोगों ने ये बताया कि इस पे जो बजट होता है वो 2.25 करोड़ का होता है। अरे और ये समझिए कि एकदम जेन्युइन बात है, इसलिए क्योंकि आज एक प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी अगर 2 लाख रुपए चार्ज कर रही है तो वो 150 साल पुराना सरकारी कॉलेज है। ये जेन्युइन बजट भी है। हाँ, बाद में दम है, मतलब कह सकते हैं। तो अगर होता होगा तो होता होगा तो इसी बजट पे होगा ना। जब प्राइवेट कॉलेज इतने पैसे ले सकते हैं तो सरकारी तो बिल्कुल डिजर्व करता है। अच्छा, प्राइवेट कॉलेज, एजेंट्स, स्टूडेंट, 3 चीज़ें हैं। बच्चा एजेंट के पास आता है, कॉलेज खुद पैसा इसलिए नहीं लेता है क्योंकि उसकी परमिशन में दिक्कत आएगी जी बिल्कुल। और वो एक अपनी छोटी सी दुकान कैंपस के अंदर ही दे देता है या अलाउंस दे देता है। और वहाँ से स्कैमिंग खूब होती है। हाँ, होती मैंने है। होते हुए देखी अपने यूपी के अंदर। अब हालांकि बाबा जब से आए तो बाबा का बुलडोजर का डर है, बिल्कुल बिल्कुल। तो चीज़ें राइट टाइम है। नहीं देखिए, ऐसे ऑफर्स हमें आए हैं, यूपी से भी आए हैं, बिहार से भी आए हैं, जिसमें ये कॉलेज वाले कहते थे कि आप कैंडिडेट को लेकर आइए, 5 लाख 10 लाख 20 लाख जो है डिपॉजिट करा दीजिए, काउंसलिंग में निकल जाएगा तो आधा आधा बांट लेंगे। हम लोग ऐसे इस करके पे- आप कितने दिन कॉलेज चलाएंगे? हाँ। ये तो हम लोग मतलब होने नहीं बच्चों देंगे। के लिए मैं बोलूंगा कि भैया डिपॉजिट नहीं करना है, कोई भी सीट प्री बुकिंग नहीं होती देखिए, है। आपके चैनल के माध्यम से मैं क्लियर बताना चाहूँगा कि आज किसी भी कॉलेज के कंट्रोल में कोई भी सीट नहीं है। मैं खुद ही 1-2 बहुत रेपुटेड कॉलेज के चेयरमैन के बच्चे को कहीं और पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अपने कॉलेज में वो एडमिशन नहीं करा पाए। तो एक चेयरमैन अपने बच्चे का खुद के कॉलेज में एडमिशन नहीं करा पा रहा है, किसी एजेंट के कहने पे किसी का कैसे करा देगा? ये एकदम फैक्ट है सर। तो आपको मैं कभी agree हूँ भी इस बात से। आपको कभी भी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स किसी को नहीं देने हैं। आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपका है। हाँ, काउंसलिंग से पहले कॉलेज में, किसी प्राइवेट कॉलेज हाँ में नहीं, पैसा भी नहीं बिल्कुल जमा नहीं, करना बिल्कुल नहीं, कोई मतलब ही नहीं है ना। आप क्यों बाउंड कर रहे हो अपने आप को? कॉलेज को पता ही नहीं है उसकी सीट कितनी खाली बचेगी, उसके पास सीट आएगी या फिर नहीं है। आएगी। कॉलेज के हैंड में तो कुछ है ही नहीं, सारा जो गवर्न हो रहा काउंसलिंग से कुछ हो भी रहा है। नहीं है, अब तो बिल्कुल भी नहीं है। 2023 के बाद तो एकदम ही नहीं है। हाँ, एक तो ये कि जो पैसा बांटने वाली ये थी, ये कंसेप्ट गलत है और इससे भी दूर रहना, बचना है। बिल्कुल दूर है ना। अब मैं आऊँगा प्राइवेट कॉलेज पे कि ठीक है बहुत कॉम्प्लिकेशंस फंसते हैं 150 स्कोरिंग से 250 हाँ स्कोरिंग जी, के बीच हाँ में। जी, बिल्कुल सही है। ये मतलब एक सबसे रेड जोन आप बोल सकते हो कि इस सिचुएशन में बच्चा ऐसा होता है कि उसके पास पैसा भी खूब है, उसकी एडमिशन कहीं नहीं हो रही होती है, तो उसके पास में क्या क्या जेन्युइनली काउंसलिंग के थ्रू ऑप्शंस हो सकते हैं, तो वो क्या क्या है? देखिए, आप अगर जस्ट क्वालिफाइड भी हैं तो आपके लिए इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और ये इसलिए हैं क्योंकि कई सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी फ़ीस करोड़ों में चली गई है। 150 से 200 स्कोर आ रहा है, बजट की प्रॉब्लम नहीं है, तो नंबर 1 चॉइस है कर्नाटका। रीज़न ये है कि वहाँ पे एक अदर कोटा है जिसमें एनआरआई के बराबर फीस होती है और हर एक कैंडिडेट एलिजिबल होता है, उसमें किसी एनआरआई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। 15% सीटें जो एनआरआई की खाली बचती हैं वो भी अदर कोटे में तब्दील कर दी जाती हैं। फ़ीस कितनी है? तो 30 लाख से लेके 40-45 लाख रुपए तक पर ईयर की फ़ीस है। तो इतने पैसे तो कोई नहीं देता, ये खाली रह जाती हैं, तो इस पे कॉलेजेस नेगोशिएट करते हैं। आप कराते हैं नेगोशिएशन? हाँ बिल्कुल कराता हूँ, लेकिन बहुत कितने तक लिमिटेड। नेगोशिएट हो जाती है? सर ये डिपेंड करता है कॉलेज की क्वालिटी पर। ये फॉर एग्जांपल जैसे 40 वाला है तो क्या रिड्यूस तक 20-25 तक आ जाता है? ये सिचुएशन पर भी डिपेंड करता है कि कॉलेज की डिमांड सीट्स कितनी कैसी है। जा रही हैं। हाँ, 3-4 साल पहले हमने उसको 18 पे भी किया है, ठीक है। और आप MS रमैया कहेंगे तो उसमें जो 40 लाख की उनकी फ़ीस है वो ऐसे ही निकल जाती है, उस पर भी कट ऑफ 250 होती है। तो ये कॉलेज की क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है और उस साल डिमांड कितनी है इस पर भी डिपेंड करता है। बिल्कुल बात सही है। और उसमें भी सारे कॉलेजेस अच्छे नहीं होते हैं, सबकी कमिटमेंट अच्छी नहीं है। बहुत लिमिटेड कॉलेजेस ऐसे हैं जहां हमको भरोसा है, जहां हमारी पकड़ अच्छी है कि वो बच्चे को कभी परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि सर हम लोग एक रिलेशन के लिए काम करते हैं और बच्चे के साथ 5.5 साल जुड़े होते हैं। सर ऐसा भी हुआ मैं 50,000 की फ़्लाइट लेके बच्चे को समझाने गया हूँ कि ये मत करो वरना कॉलेज निकाल देगा तुमको। मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है उसमें, लेकिन मैं बच्चे के बारे में सोचता हूँ, अगर निकाल देगा तो इतने पैसे नहीं, खर्च हम लोगों करके की तो पढ़ाई सर कर रहा था। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती जी, है कि टिल बिल्कुल। कंप्लीशन ऑफ कोर्स तक कोई कॉलेज में दिक्कत तो ना आए। हाँ, नहीं आने देते हैं सर, पैसे नहीं मांग सकता है मेरे बच्चे से कोई कॉलेज, पहले मैं खड़ा मिलूंगा उसको। ये बात तो सर एक कोटा और है जो मुझे बड़ा हैरान करता है, पूछिए। महाराष्ट्र का। हाँ तो महाराष्ट्र में इंस्टीट्यूशनल कोटा का क्या चक्कर है ये? सर, इज सिमिलर टू अदर कोटा जो मैंने आपको कर्नाटक बताया है। तो इसमें भी डोमिसाइल वाला बच्चा ही ले सकता है? नहीं, ये ओपन कर दी गई हैं, मुझे ओके। लगता है कि महाराष्ट्र की भी ओपन कर दी गई है? 2021 या 22 से ये ओपन हो गई थी महाराष्ट्र की? महाराष्ट्र की।
15% जो एनआरआई सीट है, हाँ, अगर कोई एनआरआई कैंडिडेट नहीं है तो उसको इंस्टीट्यूशनल कोटा कह दिया गया, तब्दील हो जाती है वो सीटें। तब्दील हो जाती है। मतलब फीस बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन कितनी है 50-60 लाख रुपए पर ईयर तक भी है। इतना पैसा और कहाँ से? नेगोशिएट होके भी देखिए सर, ये भी एक बात है कि खरीदार हैं तब ये अपना दाम बढ़ा रहे हैं। अगर खरीदार कम हो जाए ना तो इनको मजबूरी में दाम घटाना होगा। एक सिंगल सीट, सरकारी सीट खाली रह जाए, वो सरकार की लापरवाही है। वो लाखों बच्चे हैं जो उम्मीद में होते हैं, सीटें बर्बाद होती हैं तो होती हैं, प्राइवेट की सीट खाली नहीं होती सर। 2023 का एग्जाम्पल दूं तो पीजी में क्वालिफाइंग परसेंटाइल 0 कर दिया गया। किसके लिए कर दिया गया? आप एग्ज़ाम ले रहे हैं, आप एमबीबीएस डॉक्टर का एंट्रेंस लेकर उसको आप स्पेशलिस्ट बना रहे हैं, और क्वालिफाइंग परसेंटाइल आप 0 कर रहे हैं। किनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए? सीटें बढ़ गई हैं, करोड़ों की फ़ीस है, वो खाली रहती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 5 साल से क्वालिफाई नहीं कर पा रहे होंगे, वो जा के पैसे पहुँचाएंगे कॉलेज में, प्राइवेट में। सही कह रहे हैं। है तो ये बिजनेस ही सर प्योरली। हाँ, एक चीज़ और एट द एंड है ना, कि हमारे पास सिर्फ पैसा है, जी ढेर सारा झोले में, बिल्कुल। और हम चाह रहे हैं कि किसी भी प्राइवेट कॉलेज में बढ़िया वाले में जी कहीं सीट मिल जाए, तो कुछ जी। अरेंज करवा देंगे आप? कोई भी नहीं करवा पाएगा। सबसे पहले तो आपको नीट क्वालिफाई होना है। नहीं कर पाए नीट क्वालिफाई, बहुत पैसा है तो अस्पताल खोल लीजिए। आप डॉक्टर नहीं बन पाए, नौकरी दे दीजिए डॉक्टर्स को। बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन अगर नीट क्वालिफाइड नहीं है, ना एमबीबीएस, नहीं, क्वालिफाई हूँ आयुष। मैं इस कंडीशन पे लेके चल रहा हूँ, एक तरह का केस स्टडी है ये। मैं क्वालिफाई हूँ, मेरे पास खूब पैसा है, और हम चाह रहे हैं कि कुछ हमको ऐसे ऑप्शंस मिल जाएं जहाँ पे क्वालिटी भी अच्छी हो। ओके, तो वो ऑप्शंस कौन कौन से होंगे? देखिए फिर तो आप हर जगह अप्लाई करेंगे। बहुत सारे स्टेट ऐसे हाँ, हैं। स्टेट बताइए ना सर। देखिए राजस्थान में भी जनरल के बाद मैनेजमेंट कोटा है, जिसपे 26 लाख से लेके 30-35 लाख तक की फीस है। वो भी नेगोशिएट होती है, और नहीं भी होती है तो आप अगर उतना पे कर सकते हैं तो आपको सीट तो मिल ही रही है। नेगोशिएशन के लिए बच्चे आपके पास भेज दें। तो भैया, नेगोशिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से या काउंसलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूंगा, ये निर्णय जनता पे छोड़ेंगे। जनता है, दर्शक हैं, तो मतलब इट्स अ गुड चैनल सिस्टम। बहुत प्यार मिला है कि बच्चे अगर आपके पास आएंगे तो मुझे इतनी उम्मीद है, मैं सालों से खुद देख रहा हूँ कि उनको डायरेक्शन तो ठीक मिलेगी। हाँ, वो निगोशिएट होती है नहीं होती है, वो तो डिपेंड अपॉन द मैटर होता है। देखिए वो सीधे सीधे कॉलेज है, हम डायरेक्शन अच्छी देंगे। कॉलेज है, कॉलेज का मैनेजमेंट है, जिनकी सीट है बजट उनका होगा। लेकिन इन सब के बाद भी फिर से दोहरा रहा हूँ, 150 स्कोर है, जस्ट क्वालिफाइड है, 5 करोड़ रुपया है, अलॉटमेंट में मेरिट मैच नहीं करेगी तो आपकी सीट नहीं निकलेगी। ये गारंटी ना मैं ले सकता हूँ, ना कॉलेज ले सकता है। कॉलेज भी नहीं ले सकता है। 2 सीट है सर, ठीक है। आपसे ज़्यादा स्कोर वाला बच्चा अगर पूरे 35 लाख पे सीट ले गया तो फिर आपको सीट कहाँ से मिलेगी? पॉइंट है, बिल्कुल है ना। सही कह। तो जो भी होना है वो काउंसलिंग से होना है। पैसा एक दूसरी मैटर है, बहुत पैसा है तो अच्छी बात है, चांसेस आपके ज़्यादा हैं, लेकिन आप काउंसलिंग को बाईपास नहीं कर सकते। काउंसलिंग फीस कितनी है आपकी? खूब पैसा आप कमा रहे हैं, बताइए। नहीं, पैसा कम ही कमाया है हमने, प्यार बहुत कमाया है लोगों का, रिश्ते बहुत कमाए हैं हमने। बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन पर लोग हैं, मिनिस्टर्स हैं, और सरकारी बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए लोग हैं, उनका खूब प्यार मिलता है। सर पैसे की जहाँ तक बात है ना, लोग कहते हैं कि चार्जेस ज़्यादा हैं। हम प्राइवेट के लिए 1.25 लाख चार्ज करते हैं, गवर्नमेंट वाले बच्चों को इतना चार्ज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उनके लिए सारी चीज़ें फ्री में देता हूँ। वो इन्फॉर्मेशन फ्री में देता हूँ जो लोग 5-10 हज़ार लेके भी नहीं दे पाते हैं। नहीं, सही बात है। वो डिजर्विंग बच्चे हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है। तो मतलब इसको अगर हम ऐसा कहें कि जिनके पास पैसा है उनसे पैसा कमा रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर। देखिए नज़रिया होता है अलग-अलग, ठीक है। पैसा या फीस भी जो है ना हमारी, ये कम या ज़्यादा नहीं है। आप इसको वर्थ इट या वर्थलेस कह सकते हैं। आप अगर 70 लाख रुपया भी किसी एक कॉलेज में लगाने जा रहे हैं, 1 करोड़ लगाने जा रहे हैं, वर्थ इट कैसे है? मैं बता रहा हूँ, बात सिर्फ पैसे की नहीं है। बच्चे का 5.5 साल खर्च हो रहा है वहाँ पे, और बच्चे को वहाँ पे अच्छा सीखना है, तभी वो अच्छा डॉक्टर बनेगा, ठीक है। आप बहुत लोग हैं कम फीस लेके भी कर रहे हैं, एक्सपीरियंस की कमी है। मैं अपने साथ की घटना एक बताता हूँ। एक काउंसलर मिले मुझे ऑफलाइन काउंसलिंग में कर्नाटक की, और हमारे भी कई सारे बच्चे थे, और 2022 की ये बात है। और वैदेही की सीट ख़त्म हुई तो उन्होंने अपने 3 बच्चों को एक साथ आकाश इंस्टीट्यूट सीट अलॉट करा दी। मैंने उनसे पूछा कि ये आपने क्या किया, तो बोले सर वैदेही के बाद वही आता है ना। मैं बोला सर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है क्या? उसके बाद आपने कितने सारे अच्छे कॉलेजेस छोड़ दिए, ड्रॉप करा दिए। हाँ, उसके बाद वहाँ पे BR अम्बेडकर है, वहाँ पे MVJ मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे सप्तगिरी की फ़ीस उस समय कम थी। ये सारे ऑप्शन थे। आप बेंगलोर से बाहर निकलते तो AJM मैंगलोर था, JJM धवनगिरी था, SNMC बागलकोट था, आकाश कैसे? लॉट ऑफ ऑप्शन थे।
तो वो बोले आकाश कि तो एकदम मुझे लगता है कि नीचे से चौथे पांचवें में आता है। नहीं नहीं, बैंगलोर में उसको हम लोग नीचे से टॉप 3 में ही रखते हाँ हैं। मतलब जो मेरा आइडिया देखिए जो फैक्ट हाँ। है, जो एकेडमिक्स है, जो फीडबैक है, तो उनको जानकारी नहीं थी। अब आकाश का नाम क्या है कि वहाँ पे अदर कोटे पे बहुत सारे एजेंट लोग उसका नाम रोटेट करते हैं, और वहाँ क्या करते हैं ना, उसकी कम बजट बता के कि 70 लाख में हो जाएगा, 80 लाख में हो जाएगा, और कॉलेज भी उतना ही बोलता है कई बार। कई सारे कॉलेजेस ऐसा करते हैं, और उसमें मिसलेनियस फीस के नाम पे फिर से उसको खींच के 1 करोड़ पहुंचा देते हैं। वो बात की बात बजट है। एक्सटेंशन का चक्कर है, ये चीज बहुत होती है, बिल्कुल बहुत सही कह रहे हैं। तो चूंकि उसका नाम बार बार रोटेट होता है तो लोगों को लगता है ये बड़ा कॉलेज है, क्योंकि हम कोई भी नाम बार बार सुनते हैं तो हमको सही कह लगता रहे है हैं, कि ये point कोई आपकी बड़ा बात ब्रांड है। लेकिन ऐसा था नहीं। अब किसी ने उनको काउंसलर समझ के ये सोचा कि ये मदद करेंगे, और उनसे भी गलती तो हो गई। काउंसलर भी यार ना सही चुनना है। हाँ, ये तो बहुत हाँ, ज़रूरी है। जिसके साथ में आप काउंसलिंग कर रहे जी। हो तो एटलीस्ट आप, मैं बोलूँगा, खुद भी अपडेटेड रहो। मैं तो बोलता ही हूँ ना, आप मुझ पर भी भरोसा मत करिए। आप सोर्सेस में बता देता हूँ कहाँ ये डेटा मिलेगा, ठीक है, मैं नॉर्म्स बता देता हूँ, आप उसको क्रॉस चेक करिए ना, फिर पता बिल्कुल, चलेगा मैं बिल्कुल सही बात बोल रहा सही हूँ या फिर नहीं बोल रहा हूँ। तो ये खुद की जानकारी होनी ज़्यादा ज़रूरी है। चार्जेस पे बात हो रही थी, तो एक बच्चे के लिए बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है। और आज हम जो बात कर रहे हैं, फिर जब काउंसलिंग शुरू होती है और जब डिलीवरी का टाइम आता है, तब तक कई सारे फीस स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं, रूल्स चेंज हो जाते हैं, और सिचुएशन चेंज हो जाती है। तो ऐसा नहीं कि एक लिस्ट बना के मैंने किसी को दे दी 2-4 हज़ार रुपये लेकर तो उस पर काउंसलिंग कर लेगा, नहीं होता है सर। बहुत बार बहुत डिटेल में जाके उसकी इन डेप्थ प्लानिंग करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है। हम लोग रात रात भर काम करते हैं। रूट मैप बनाना पड़ता होगा। बिल्कुल बनाना पड़ता है सर, और जहाँ फिजिकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है वहाँ हमारे लोग खड़े मिलते हैं। जाना उनको। भी पड़ता है। हाँ, जाना भी पड़ता है। तो बिकॉज काउंसलिंग सिर्फ ऑनलाइन का खेल नहीं है, आपको स्टैंड भी होना पड़ेगा स्टूडेंट के साथ। जब वो बहुत बार उसका मोरल डाउन होता है तो उसको उस टाइम आज सर मैं अपने चार्जेस कम कर दूँ, 10,000 कर दूँ, मुझे 50,000 लोगों से तुरंत काउंसलिंग के लिए काम मिल जाएगा, लेकिन मैं डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। टाइम तो लिमिटेड है ना अपने इस पास। बात से सर मैं आपको 110% एग्री हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप पोर्टल मैनेज करते हैं कंप्लीट। बिल्कुल, बच्चे का पोर्टल मैनेज करते हैं, उसके बाद में उसका सारा प्रोसेस हेल्प करते हैं, सब कुछ गाइड करते हैं। रीजन भी है ना, रजिस्ट्रेशन में एक गलती हो गई, आप उसको ठीक नहीं कर सकते, बच्चा काउंसलिंग से बाहर हो गया। चॉइस फिलिंग में एक गलती हो गई, मेरे पास ऐसे फ़ोन कॉल्स आते हैं सर गलती से BDS डल गया था। अब वो MBBS डिजर्विंग बच्चा था, BDS सीट अलॉट हो गई। अब या तो सिक्योरिटी डिपॉजिट डूब जाएगी या फिर वो एलिजिबल नहीं रहेगा। तो ये गलतियां ना हो, इसके लिए सर बहुत लिमिटेड काम कर पाते हैं, और इतना प्यार है लोगों का कि हमारी जितनी कैपेसिटी है, नीट रिजल्ट आते इस बात से तो मैं एग्री हूँ। मतलब बहुत क्वांटिटी में आप इस काम को नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं सर। फिर भी एक डिमांड थी, और हमें भी लगता था कि नहीं, हमें सबके लिए इसको अफोर्डेबल बनाना चाहिए। तो इस साल हमने 2 प्लान लॉन्च किए, जिनको गवर्नमेंट में भी चॉइस फिलिंग के साथ साथ बात करनी है, समझना है चीज़ों को। उनके लिए 10,000 का एक पैकेज, और ऐसा ही जिसको प्राइवेट में चाहिए उनके लिए 25,000 का। और 10 दिन में ही सब सोल्ड आउट हो गया। और टीम बड़ी तो सर काफ़ी सारे ऑफिसेस खोल रखे हैं। हाँ, नहीं ऑफिस से ज़्यादा नहीं है सर। देखिए इसमें ऐसा है कि अच्छे लोग बहुत कम हैं हमारे फील्ड में, तो इसलिए हम लोग फ्रेंचाइजी नहीं देते हैं। 2 पेरेंट्स हैं जो हमारे 2 ऑफिस को तो मैनेज मैं बोलूँगा कर रहे नहीं दी जा सकती, इसमें अच्छे लोगों को ही बिठाया जा सकता है। हाँ, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं पेरेंट को ही ये काम दे दूँ। पेरेंट जिनके बच्चे को हम पहले ही पढ़ा रहे हैं, पेरेंट कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते हैं। तो ये थोड़ी लिमिटेशन है सर। हाँ, अब इसको देखता हूँ तो आगे सर काउंसलिंग कैसे से ले जा कितना सकते कमा हैं। लेते हैं? नहीं, देखिए रोजी रोटी चल जाती है। बाकी जो प्यार कमाते हैं, जो सुकून कमाते हैं, वो सर बेशकीमती है। इस मामले में अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ, धनी मानते हैं। बहुत धनी हूँ सर इस मामले में। एक एक बच्चा जिसको मैंने जो बताया, उससे जब बेहतर कॉलेज निकलता है, साथ में रोते हैं बच्चे भी, पेरेंट भी, हम लोग भी। खुशी के आंसू। इतना अच्छा लगता है कि हमारी प्लानिंग जो थी वो सक्सेसफुल हुई, और उस सुकून की जो तुलना है सर, उसको पैसे से नहीं नाप सकते हैं कभी भी। हाँ, बाकी ठीक ठाक इनकम है। और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने बोला कि साथ में रोते हैं, खुशी वाले आंसू जो, तो मुझे लगता है कि जैसे हम लोग अपनी एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग बच्चे को जो बताते हैं, तो अपने टंग से हमको लगता है हम लोग वो डिलीवर करते हैं कि जो उसका एकदम लास्ट वाला होगा। हाँ, मैं तो वही करता बहुत हूँ। ओवर एक्सपेक्टेशन वाला नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं। क्योंकि ओवर एक्सपेक्टेशन वाला करके हम लोगों का लेना, कह के लेना, पैसा लेना मुद्दा नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम लोगों का ये कि कम कमिटमेंट करके हाँ, सही कह रहे हैं आप। बढ़िया कॉलेज जब डिलीवर होता है, तो ये वाली जो फीलिंग होती है सच में सुकून दे जाती है। हाँ, बढ़िया बोल के आप कम पे लाएंगे तो कोई बात नहीं हुई सर। आपको उम्मीद नहीं तोड़नी है, इस बात का ध्यान रखना है। और चलिए, इतनी बातें हो रही हैं, एक और किस्सा बताता हूँ। पहली बार कैमरे पे बोल रहा हूँ, 2021 की बात है, और मेरे पास 2 बच्चियाँ थीं, 500 के करीब स्कोर था, और हमने उनको तेलंगाना के लिए कहा हुआ था, और तेलंगाना में उनका एडमिशन भी हो गया। इस बीच कर्नाटक में ऑफलाइन मॉपअप का समय आया।
मुझे याद है फ्राइडे का दिन था और 506 पे मैंने 6 सीट उठाई वैदेही में, पहली बार ऐसा हुआ था। और वो भी वो बच्चे थे जो 506 पे मुझसे कर्नाटका पूछते थे, तो मैं बोलता था बेटा कर्नाटक में किसी भी कोने में कॉलेज मिले ना, ले लेना, पढ़ाई बहुत अच्छी है। और जब वैदेही मिला तो मैं तो खुद ही शौक में रह गया कि 506 पे वैदेही, 580 कट ऑफ होती है, 506 पे मतलब वैदेही। गवर्नमेंट खत्म होती है उसका नंबर आता है। हाँ नहीं, उस समय जो देखिए काउंसलिंग के रूल्स थे ना कुछ ऐसे थे कि राउंड 1 से पहले ही आपको रजिस्टर कर लेना, बीच में रजिस्ट्रेशन खुलता नहीं था। और वो कोरोना टाइम भी था, लोग कम पहुंचे वहाँ पे, ऑफलाइन काउंसलिंग थी और हमने मतलब पहुंच के आपने बाजी मार ली। मौका हाँ मैं ये देखा करता और- था, हम लोग अप्लाई करके रखते हैं बच्चों का, कहाँ से अपॉर्चुनिटी मिल जाए हम लोग। ये अनुभव, यही अनुभव है। यही एक्सपीरियंस है। अब उन 6 बच्चों को तो मैंने वैदेही पहुंचा दिया। अब लगा कि यार वो जो तेलंगाना में 2 बच्चियां चली गई, उनका नंबर भी 500 के करीब था और अगली काउंसलिंग मंडे को थी। तो महाराष्ट्र के गार्जियन थे, मैंने उनको फ़ोन किया, हम बोले सर वो सीट विड्रॉ कर सकते हैं क्या तेलंगाना की। उनको चाहिए भी तेलंगाना ही था, मतलब उससे ऊपर नहीं मिल सकता ऐसा हम लोग को लगता था। तो उन्होंने कहा सर ये तो रिस्क हो जाएगा। मैंने कहा सर लेते हैं, आप भरोसा करते हैं ना, मुझे लेने दीजिए, मेरी बिटिया है, मैं अच्छा ही करूँगा उसके लिए। ये वाली जो फीलिंग है ना सर कि हम लोग ना कॉलेज के कट ऑफ के बीच में और पेरेंट्स के बीच में, जो पेरेंट्स को समझा के अपने लिए उसी के अच्छे के लिए, उसी के बच्चे के अच्छे के लिए कन्विंस कर पाना। पेरेंट मेरे लिए सब कुछ है सर, वो खुश है ना, तो मेरे को हर साल उनसे रेफरेंसेस आ रहे हैं। और कॉलेज तो किसी का भी नहीं है, जिसके पास पैसा है कॉलेज बस उसका है। हाँ कि बहुत बार हम लोग मतलब बहुत ढेर सारा काम होता है, तो एक तो हमारे पास में ये भी होता है कि हम क्यों आपको फ़ोन करके बोलें, हाँ। क्यों हम बोलें कि विड्रॉल करो, क्यों हम बोलें कि आप ये वाली काउंसलिंग की सीट छोड़ के ये करो। नहीं सर, कायदे से मेरा काम तो खत्म हो गया। हाँ, मैंने उनको जो बोला मैंने दिला दिया उनको। दिस इज अ नेचर की जो हम बच्चों को डिलीवर करते हैं, क्योंकि हम लोगों के मन से ये नहीं रह जाता है कि यार अगर अच्छा मिल रहा है तो हम लोगों के लिए एक अचीवमेंट होती है कि इसको ना उधर घुमा देते हैं ऐसा तुरंत। तो ये वाली जो फीलिंग का जो एकदम, जैसे आपने बोला कि उसको पकड़ के इधर रोटेट किया और वो एकदम अच्छे कॉलेज में पहुंच गया, तो ये रेयरली चांस मिलते हैं और काउंसलर के लिए ये बहुत मतलब अच्छी चीज़ होती है। मैं आगे की स्टोरी कंप्लीट कर लेता हूँ। तो वो बोले ठीक है सर मैं विड्रॉ कर लेता हूँ। सैटरडे वो पहुँच गए बच्ची के साथ, और ऐसे ही एक और पेरेंट थे, वो बनारस के थे, तो मैंने दोनों से सीट विड्रॉ करवा दी वहाँ पे। अब मंडे को जब काउंसलिंग थी ना, उसमें 10 लाख रुपए की डीडी चाहिए होती थी। अब मैटर यहाँ फंस गया, वो 2nd या 4th सैटरडे था, बैंक बंद थे उस दिन। तो उन्होंने फ़ोन किया मुझे कि सर डीडी कैसे बनवाएंगे। हमने सर कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। हमारे जमशेदपुर में संडे को SBI का ब्रांच खुला करता था, वहाँ पे हमने भेजा, मैंने 20 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए, ठीक है। और हमारे डायरेक्टर ने, दीपक सर, उनके अकाउंट में मैंने भेजे, हम बोले जाके आप तुरंत 2 डीडी बनवाइए। वो बैंक पहुँचे तो वहाँ मैनेजर नहीं थे। अब हमने जो रिश्ते कमाए उसका हम कैसे यूटिलाइजेशन करते हैं। बिहार झारखंड के रीजनल मैनेजर, उनसे भी हमारा बहुत अच्छा संबंध है, उनको फ़ोन किया गया, उन्होंने ब्रांच में बात करी, डीडी बन गई। अब डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिल रही है, ये सैटरडे की रात हो गई, इधर संडे की रात हो गई। वो वहाँ से जमशेदपुर से कोलकाता बाई ट्रेन जाते हैं, फिर कोलकाता से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलोर। 8 बजे से काउंसलिंग शुरू होनी है, 7:45 बजे वहाँ पहुँच जाते हैं, 2 डीडी लेके 10-10 लाख रुपए की। बिहाइंड द सीन वाला स्टाइल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और मैं पहली बार बता रहा हूँ। और दोनों ही बच्चियों को उस समय में सप्तगिरी में एडमिशन मिल जाता है। उनका बजट कम हो जाता है, तेलंगाना में जहाँ 12 लाख फीस थी अब वो सीधे 10 लाख पे आ जाती हैं। और मुझे बहुत प्राउड हो रहा है ये कहने में कि 2021 बैच में सप्तगिरी में जो 250 एडमिशन हुए हैं उसमें वो बिटिया टॉपर है वहाँ पे, अभी भी हर साल की। तो ये चीज़ें हमारे हाथ में जो है वो तो हम कर लेते हैं, और जो हमारे हाथ में नहीं है वो मुझे लगता है कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि बियॉन्ड काउंसलिंग जाके आप सही तरीके से तो कुछ कर ही नहीं बस ये कि जब मौका मिला तब हम लोग चौका मार सकते हैं। मार देते हैं सर, उस मौके के लिए तो पूरी तैयारी रखते हैं, प्रैक्टिस चलती रहती है उसके लिए। यही एक्सपीरियंस होता है सर। हाँ सर, ये चीज़ें तो हैं। तो एट द एंड सर मैं ये आपसे बोलूँगा कि बच्चे अगर आपको रीच आउट करना चाहें जी काउंसलिंग के लिए, तो कहाँ कहाँ पर सेंटर्स हैं? बहुत बार स्कैमर्स भी बोलते हैं कि हम उस बड़का यूट्यूबर को जानते हैं यार। तो ये क्या है, मतलब अगर एज एन जेन्युइनली जो बच्चा आपसे ही मिलना चाहे, मुझे लगता है कि जब संस्था बड़ी हो रही होती है, एक्सपेंड हो रही होती है, तो स्कैमर्स भी इन चीज़ों का सहारा लेते हैं। हाँ नहीं वो होता आपके है मित्र सर, हैं। हमारे नाम पे ऐसी कुछ शिकायतें आई हैं। हाँ मेरे पास में भी ऐसा आया हुआ, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ नहीं देखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो लोग भी देखते हैं अगर वो कुछ सीख रहे हैं तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे बहुत बार बच्चे बोलते हैं कि आपका कंटेंट दूसरे लोग यूज़ कर रहे हैं, तो मुझे लगता है अच्छी बात है, सही कंटेंट यूज करना तो अच्छा है। हाँ, और अगर कोई कुछ गलत बोल रहा है ना तो उस पर आपको नहीं जाना है। देखिए, एक तो वीडियोस फॉलो करते रहिए, सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ,
और हम लोग ये भी तैयारी कर रहे हैं कि और ज़्यादा कंटेंट लेकर आएँ, जो जो स्टेट्स अनटच्ड हैं उनके लिए भी हम डेटा लेकर आएँ, ताकि लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मदद मिले। ये तो हमेशा होगा मेरे साथ कि जो भी गवर्नमेंट डिजर्विंग बच्चे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम बताएंगे। प्राइवेट में चूँकि आप कितनी भी जानकारी दे देंगे तो वहाँ पर रिस्क फैक्टर बड़ा तगड़ा होता है, क्योंकि प्राइवेट में आपको कई सारी स्टेट की काउंसिलिंग करनी है, वो बैलेंसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर भी जो कोशिश होती है कि जो एडमिशन प्रोसीजर है, जो कट ऑफ पे मैं बताता रहता हूँ। किसी को हमें कांटेक्ट करना हो तो हमारे 4 ऑफिसेस हैं। जैसे हम मिलना चाह रहे हैं ऐसे मिल सकते हैं। बिल्कुल मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं। और पूरा दिन जो है मेरा वो मिलने में ही जाता है। जमशेदपुर ऑफिस में भी मैं जब होता हूँ तो नहीं, बच्चे आपसे ही मिलना चाहते हैं, आपको ही पकड़ना चाह रहे हैं। देखिए वो तो टाइम की लिमिटेशन है सर। मैं बात भी बहुत करता हूँ फ़ोन पर। कहाँ कहाँ पर हैं ऑफिसेस? जमशेदपुर में ज़्यादातर मैं वहाँ पे होता हूँ, और हज़ार किलोमीटर दूर से लोग वहाँ मिलने आ जाते हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है। नहीं, ये क्योंकि वो लोग हैं मुझे बनाने वाले, और मैं खूब आत्मीयता से मिलता भी हूँ। और समय मिलता है तो गुड़गांव ऑफिस में भी आ जाता हूँ। जयपुर भी ऑफिस है हमारा, और एक तो सर प्रयागराज कुछ ऐसा में। करिए ना कि गुड़गांव कब आएंगे, डेट बता दीजिए। ठीक है, मैं बता दिया करूँगा। तो ये 4 ऑफिसेस हैं। नहीं, जो लोग टच में रहते हैं उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती अपडेट है। रहती है। कांटेक्ट कैसे करेंगे इसके लिए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट डिटेल्स होती है। ऑफिस का भी एड्रेस है, व्हाट्सएप चैट का भी एड्रेस है, टेलीग्राम लिंक है जहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम लोग डालते हैं। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है आज टेक्नोलॉजी की दुनिया में। नहीं, फिर भी जब बहुत क्राउड होता है जी, बच्चा जो एक्चुअल में नहीं जो होता है सर, टच करना चाहता है आपके पास आके, जो उसको लगता है ना कि आप बताएंगे, एक उसका जो फेथ है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। बच्चा यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं, ये भी समझ जाता है कि जब वो कमेंट में आप उसको रिप्लाई करते हैं जी कि सर ने किया हुआ है कि उनकी टीम ने किया हुआ है। नहीं, मैं ही करता हूँ, मैक्सिमम मैं ही करता हूँ। मैं कमेंट्स देखता रहता हूँ, इवन व्हाट्सएप चैट भी मैं ही मॉनिटर करता हूँ। और जहाँ तक हो सकता है, इवन सुबह के 4-5 बज जाते हैं और एक दिन में मैं 500-500 व्हाट्सएप रिप्लाई करता हूँ। तो जितना समय हो पाता है, और हमारे यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। आपको जितनी जानकारी लेनी है आप हमसे फ़ोन पे ले लें और व्हाट्सएप पे ले लें। हमारी पूरी टीम में कोई भी कभी आपको ये नहीं कहेगा कि आप हमें पेमेंट कर दो, ये हम नहीं करते हैं। हम अपनी तरफ से कभी किसी क्लाइंट को अप्रोच नहीं करते। कितनी बड़ी टीम है सर? है सर 18-20 लोग होंगे अभी। बढ़िया टीम है। और दिन भर सब लोग, हाँ सारे एक्सपीरियंस है, सबको एक जैसी ट्रेनिंग मिली है। गलत कमिटमेंट किसी को नहीं करना है। जो जानकारी आपके पास नहीं है वो नहीं देंगे, आप बता देंगे कि हमें सीनियर से पूछ के देनी है। वो गलत इन्फॉर्मेशन हम देते ही नहीं है। हाँ ठीक है सर, इसी के साथ हम वाइंड अप करेंगे इस पॉडकास्ट को। जरूर। तो यार समझ गए ना क्या करना है, डूज डोंट सारे पता चल गए, क्या करना है क्या नहीं करना है, और सर से कहाँ पर मिलना है, और स्कैमर से कैसे बच के रहना है, ड्रॉप कब लेना है। मुझे लगता है इस पॉडकास्ट के जरिए जो भी चीज़ें रह जाती थी वो आज मैंने सारी कवर की, एकदम मन से किया हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छा निखिल सर। और मैं भी ये कहना चाहूँगा कि बीएमएस को लेके भी बहुत सारे कैंडिडेट इंटरेस्टेड होते हैं। तो 2-3 साल पहले मैं भी जब बीएमएस के बारे में कुछ रिसर्च कर रहा था तो सर के वीडियोस मिले, और वो बहुत अच्छे थे, और सर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ईमानदारी के साथ काम करते हैं। तो मैं बाकी काउंसलर से भी यही उम्मीद करता हूँ कि हमें क्लियर होना चाहिए। तो वो चीज़ें सर के अंदर भी हैं, तो इसलिए बहुत दिल मिला हमारा, और बहुत अच्छा लगा इतनी सारी बातें करके। थैंक यू सो मच सर। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब हमारे साथ जुड़े। तो ख़त्म करते हैं। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। नहीं, ये ज़रूरी है ना, हमारा परिवार हमारी दुनिया है, और आप सब मेरे परिवार हैं। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कहने में कि अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। जल्द मिलेंगे, नमस्कार। अपने और अपनों का ख्याल रखिए, जल्द मिलेंगे, नमस्कार। नमस्कार।